भाई बे सावधान, वो एक दोस्ताना व्यक्ति नहीं है। जिन फेई की नजरें तुरंत गंभीर हो गई। ऐसा लग रहा था कि उसने ये दो वाक्य कहीं सुने हैं, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि कहाँ। आरव ने तुरंत अपना नेद स्पिरिट बेटलिस का एड्रेस सक्रिय कर दिया। डिंग। साधना, शारीरिक चरण का बाद का चरण, स्वास्थ्य 1200, युद्ध शक्ति 1200। बकवास। आरव चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति जिन फी से ज्यादा शक्तिशाली होगा। अगर यह व्यक्ति उसका दुश्मन होता तो चीजें वाकई मुश्किल हो जाती। आप कौन हैं? क्या तुम्हें गलत व्यक्ति मिल गया? रिया ने पूछा। उसे नहीं पता था कि यह एक खतरनाक स्थिति थी। लानत है, ये सुंदर महिला कहाँ है? अस्क अस्क अस्क, इस तरह की सुंदरता ड्रैगन सिटी में भी दुर्लभ है। मैं किलर बी बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं बस कुछ काम निपटाने के लिए बाहर आई थी और मुझे इतनी सुंदर चीज मिल गई। मैं आज रात अच्छा समय बिताने जा रही हूँ। हे। किलर बी ने रिया को घूरकर देखा और विकृत मुस्कान बिखेरी। आप कौन हैं? आप क्या चाहते हैं? मुझे बताओ कि क्या तुम एक आदमी हो? आरव जल्दी से रिया की रक्षा के लिए उसके सामने खड़ा हो गया। वो जानता था कि किलर बी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थीं जिनके आगे वो झुक नहीं सकता था। तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। तुम जल्द ही एक मृत व्यक्ति बन जाओगे। किलर बी तेजी से आरव की ओर बढ़ा। उसके हाथ में स्टील की सुई ठंडी रोशनी से चमक रही थी। भाई बे, तुम पहले सुश्री रिया को ले जाओ, मैं उन्हें रोक लूंगा। जिंग फी बिना किसी हिचकिचाहट के किलर बी की ओर चला गया। ध्यान से, वो तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है। आरव ने जल्दी से जिंग फी को याद दिलाया। अगले ही पल जिंग फेई और किलर बी में लड़ाई शुरू हो गई। जैसा कि आरव ने कहा, जिंग फी नुकसान में था। उसकी ताकत और गति पूरी तरह से किलर बी द्वारा दबा दी गई थी। इसके अलावा किलर बी के हाथ में एक हथियार था। जिंग फी लड़ाई से थक गया था। मैंगारव, तुम पहले जाओ, मैं यहीं रहूंगा और उन पर नजर रखूंगा, आरव ने आग्रह किया। रिया आखिरकार एक अमीर परिवार में पैदा हुई थी। उसने बहुत कुछ देखा था। जब जिंगफी ने उससे लड़ाई की तो उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। वास्तव में वो आश्चर्यजनक रूप से शांत थी। उसने आरव को दिलासा दिया और कहा, चिंता मत करो, मैं अभी अंकल किन को बुलाती हूँ। उनके आने पर खतरा सुलझ जाएगा। जब तक अंकल किन नहीं आ जाते तुम यहाँ नहीं टिक पाओगे। अभी चले जाओ, आरव ने गंभीरता से कहा। उसके पास नेद स्पिरिट बेटल स्काउटर था, इसलिए वो ज्यादा साफ देख सकता था। जैसा कि अपेक्षित था, आरव के वाक्य पूरा होने से पहले ही लड़ाई का नतीजा स्पष्ट हो गया था। ओह, जिंग फेई के कंधे पर स्टील की सुई लगी और उसे कई कदम पीछे हटना पड़ा। पहले तो वह अपनी जान जोखिम में डालकर वापस लड़ना चाहता था, लेकिन उसके पैर जवाब दे गए और वो जमीन पर गिर गया। कितना घृणित है, जहर का प्रयोग। जिंग फेई ने अपने दांत पीस लिए। उसके कंधे पर लगे घाव से काला खून बह रहा था। वो अब अपने शरीर में कोई ताकत नहीं लगा पा रहा था। क्या मजाक, अगर मैं जहर का इस्तेमाल न करूं तो क्या मुझे अब भी जहरीली मधुमक्खी कहा जाएगा? किलर बी ने कृपालुता से हंसते हुए कहा। उसने आरव की ओर रुख किया और ठंडे स्वर में कहा, बच्चे, अब आत्मसमर्पण कर दो। इस तरह तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। मैंगारव, अब चले जाओ। आरव अब सचमुच चिंतित था। यद्यपि वो येन भूत की शक्ति उधार ले सकता था, लेकिन यह मत भूलिए कि उसका शरीर येन भूत की विशाल शक्ति को सहन नहीं कर सकता था। अतीत में वो अभी भी सामान्य लोगों को धमकाने के लिए जियाग्यू की ताकत का उपयोग कर सकता था, लेकिन अब उनका प्रतिद्वंद्वी एक अंतिम चरण का बॉडी कंसोलिडेशन स्टेज रैंकर था। यदि आरव ने किलर बी पर मुक्का मारा तो वो उसे हरा तो नहीं पाएगा, लेकिन उसका हाथ निश्चित रूप से अपंग हो जाएगा। इस समय तो यह एक मृत अंत की ओर चलने के समान था। तुम दोनों में से कोई भी नहीं जा सकता। छोटी सुंदरी, आज रात तुम मेरी हो, जहरीली मधुमक्खी। हे। किलर बी ने आरव और रिया के पास पहुंचकर मुस्कुराया, तारानकन पियाक, तारानकन। ठीक उसी क्षण एक जोरदार थप्पड़ की आवाज हुई और जहरीली मधुमक्खी एक और उड़ गई और 5 मीटर दूर जाकर गिरी। उसे ऐसा लगा जैसे थप्पड़ से उसका सिर फट जाएगा। वाह। उसने अपना मुंह खोला और मुंह से खून उगल दिया। तुम कौन हो? तुम ये जानने के लायक नहीं हो कि मैं कौन हूँ। वो एक बूढ़ा आदमी था जो चीनी शैली का लंबा लबादा पहने हुए था। उसके बाल सफेद हो चुके थे और चेहरे पर एक डरावना निशान था। उसका पूरा शरीर भारी दबाव छोड़ रहा था। ये बहुत डरावना था। चाचा फैंग, तुम यहाँ क्यों हो? ये भी खूब रही, ये भी खूब रही। रिया बहुत खुश थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस महत्वपूर्ण क्षण में वो अपने सामने इस बूढ़े आदमी को देखेगी। डिंग। साधना, भौतिक चरण का शिखर चरण, स्वास्थ्य 3000, युद्ध शक्ति 3000। आरव ने अंकल फैंग की तरफ देखा। वो चौंक गया। उसने धीरे से पूछा, ये कौन है? अंकल फैंग मेरे पिताजी के अंगरक्षक है। उसके आसपास होने पर यह बुरा आदमी मरा हुआ मांस है, रिया ने उत्साह से कहा। शुभ दिन अंकल फैंग, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। आरव ने आदरपूर्वक बूढ़े व्यक्ति को प्रणाम किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रिया परिवार में अंकल किन के अलावा कोई और कुलीन व्यक्ति होगा जो शारीरिक अवस्था के शिखर चरण तक पहुंच गया हो। आरव इस बात से हैरान था कि रिया परिवार कितना शक्तिशाली था। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। अंकल फैंग के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। वो बहुत ठंडा और भावहीन था। चाचा फैंग, तुम्हारा क्या मतलब है? रिया चौंक गया। लेडी रिया, आपको पता होना चाहिए कि आप किस मिशन को लेकर चल रही हैं। इस युवक ने वर्जना को छुआ है। उसके लिए केवल एक ही परिणाम है, अंकल फैंग ने ठंडे स्वर में कहा। नहीं नहीं, रिया के चेहरे का रंग उड़ गया, मानो उसे अभी अभी कुछ भयानक बात का एहसास हुआ हो। लेडी रिया, आपको पता होना चाहिए कि आप निर्णय नहीं ले सकती। मैं निर्णय नहीं ले सकता, यहाँ तक कि पूरा रिया परिवार भी नहीं। अंकल फैंग ने अपना सिर हिलाया। अपनी आस्तीन लहराते हुए उन्होंने रिया की गर्दन पर उंगली रखी और उसे बेहोश कर दिया। उन्होंने रिया को खड़ा होने में मदद की, मुड़े और चले गए। ये देखकर कि वे चले गए हैं, हत्यारी मधुमक्खी जमीन से उठी और उसने मुंह में खून थूक दिया। जाहिर है अंकल फैंग ने उसे नहीं मारा। उसका लक्ष्य किलर बी के हाथों आरव को मारना था।
हरामी, तुम सचमुच बदकिस्मत हो, तुम्हें आखिरकार एक हत्यारा मिल ही गया, लेकिन उसने तुम्हें नहीं बचाया। हाँ हाँ, आज मरने की क्या वजह है तुम्हारे पास? किलर बी ने आरव को ठंडी निगाहों से देखा, उसकी आवाज में जानलेवा इरादे भरे हुए थे। भाई बेई, भागो, उस बूढ़े आदमी के पीछे जाओ, अगर आप भीड़भाड़ वाली जगह पर भाग जाएंगे तो आप ठीक रहेंगे। जिंग फेई जमीन पर पड़ा था, उसका काला खून पूरी जमीन पर फैला हुआ था। उसने चिल्लाने के लिए अपनी आखिरी ताकत लगाई। आरव वहीं खड़ा रहा, एक इंच भी नहीं हिला, ऐसा लग रहा था जैसे वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। हे, ये कमीना डर कर पागल हो गया होगा। यह अच्छा है, इससे मेरी बहुत ऊर्जा बचती है। किलर बी ने सुई अपने हाथ में पकड़ी और धीरे धीरे जिंगफी की ओर चला। भाई बेई, चलो चलें, जहाँ जीवन है वहाँ आशा है, हम ऐसे ही हार नहीं मान सकते। जिंग फेई अभी भी पूरे जोर से चिल्ला रहा था। अब तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ये बच्चा पहले ही हार मान चुका है। इतनी जोर से चिल्लाने का क्या मतलब है? किलर बी ठंडी हंसी हंसा और अपनी गति तेज कर दी। किसने कहा कि मैंने हार मान ली है? एह, किलर भी हैरान रह गया। उसने सोचा कि आरव कोई छुपा हुआ हथियार इस्तेमाल करने वाला है, लेकिन जल्द ही किलर बी को एहसास हुआ कि आरव के हाथ में कुछ भी नहीं है। इसके अलावा उसने छोटी आस्तीन वाली टी शर्ट पहन रखी थी, उसके पास कोई हथियार छुपाने का कोई तरीका नहीं था। हाँ हाँ, तुम मूर्ख हो, तुम अपना हाथ क्यों उठा रहे हो? जब तुम मरने वाले हो तब भी तुम मूर्ख की तरह व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हो। हत्यारा मधुमक्खी ने व्यंग्य किया। अवचेतन रूप से उसने अपनी सतर्कता कम कर दी और उसके कदम अनजाने में तेज हो गए। तलवार, आरव ने शांति से कहा। तलवार? कौन सी तलवार? मूर्ख। हाँ हाँ, ऐसा लगता है कि आप सचमुच मौत से डर गए हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी मौत के घाट उतार दूंगा। हत्यारा मधुमक्खी आरव से केवल 2 मीटर की दूरी पर था। उसने अपने हाथ में सुई उठाई और आरव के दिल में छुरा घोंपने वाला था। भाई बेई, जिंगफी का दिल दहल गया। वो निराशा में था। जब सुई आरव को चुभने वाली थी तब उसने अपनी आंखें भी बंद कर ली। जाना, आरव ने धीमी आवाज में चिल्लाया। जीवन और मृत्यु के इस क्षण में जियो आरव ने जल्दी से आदिम अराजकता एकल शब्द कला को प्रसारित किया और रोमिंग ड्रैगन क्यूई को अपनी हथेली में डाल लिया। तारानकन श्रृंग, तारानकन। अगले ही क्षण तलवार की आवाज सुनाई दी। एक सफेद छाया रात के आसमान को चीरती हुई बिजली की गति से किलर बी के सिर में घुस गई। उसने हवा में एक खूनी चाप बनाया और आरव की हथेली पर वापस आ गई। यह सही है, यह अराजकता तलवार सार था। छोटा लड़का आरव की हथेली पर तैर रहा था। खून से सना होने के कारण उसका पूरा शरीर लाल हो गया था। उसमें हत्या की नीयत भरी हुई थी। पोम, तारानकन। उसी समय किलर बी जमीन पर गिर पड़ा। उसकी भौहों के बीच तलवार का एक छोटा सा निशान था, उसमें से खून बहता रहा। एक बार, एक मार, मौत इतनी अचानक आई कि किलर बी इसके लिए तैयार नहीं थी। उसके जमे हुए चेहरे पर अभी भी वही भयावह मुस्कान थी जो उस समय थी जब वो आरव को मारने वाला था। हालांकि वो ये कल्पना करने में असमर्थ था कि उस क्षण के बाद जो मर गया वो वास्तव में वो था। से तो किसी को मारने पर ऐसा ही महसूस होता है। आरव ने गहरी सांस ली। उसके दिमाग में एक अजीब सा विचार आया। ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्या मैं थोड़ा विकृत हूँ? डिंग, आपने एक खलनायक को खत्म कर दिया है। ट्रिपल रियल्स मेरिट पॉइंट्स जोड़ 1000। डिंग, बधाई हो, आपको परोपकारी व्यक्ति के रूप में पदोन्नत कर दिया गया है। वर्तमान में उनके पास 1287 मेरिट पॉइंट है। अगले स्तर पर जाने के लिए उन्हें अभी भी 8713 मेरिट पॉइंट की आवश्यकता है। डिंग, परोपकारी, आकर्षण जोड़ 100, भाग्य जोड़ 100। हे, अब मैं समझ गया, मारना इतना अच्छा क्यों लगता है? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने जिस व्यक्ति को मारा है वो एक दुष्ट आदमी है। ये दुश्मन है जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। जो लोग मारे जाने के लायक हैं उन्हें मार डालो। बेशक ये बहुत अच्छा लगता है। जब आरव को ये बात पता चली तो उसकी मानसिक स्थिति और मजबूत हो गई। उसने मन ही मन एक निर्णय लिया। आज से मैं अपने कैओस तलवार सार को अपने खून से खिलाऊंगा। दुश्मन का खून, दुष्ट लोगों का खून, दुश्मन का खून। जो लोग मारे जाने लायक हैं उन्हें मारा जाना चाहिए। आरव गंभीर दिख रहा था। उसके मन में बहुत सारे एहसास उभरे। उसने मन बना लिया और कहा, एक दिन मैं कैओस स्वॉर्ड एसेंस को गॉडस्लेयर की तरह एक दिव्य हथियार में बदल दूंगा। मैं मास्टर को निराश नहीं करूंगा। झनकार। एक बार जब आरव ने अपना मन बना लिया तो उसने आका अर्जुन या तलवार साधना लॉक के माध्यम से अभ्यास करना शुरू कर दिया। एक बार फिर कैओस स्वॉर्ड एसेंस किलर बी के शरीर पर उड़ गया। उसने खून निकाला और उसे अपने इस्तेमाल के लिए सोख लिया। इस प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा। आरव बेकार नहीं बैठा। वो जिंगफी के पास गया और 100 जड़ी बूटी औषधि की 2 बोतलें निकाली। एक बोतल पीने के लिए थी और दूसरी बोतल अपने घावों पर लगाने के लिए थी। बेई, भाई बेई, जिंग फेई अब बहुत कमजोर हो गया था। हालांकि उसके पीले चेहरे पर अभी भी एक अजीब भाव दिख रहा था। अभी अभी निराशा के कारण उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि मरने वाला व्यक्ति किलर बी था। अगर आरव इस समय उसके सामने नहीं होता तो जिंग फेई को लगता कि वो सपना देख रहा है। तुम्हारे घाव ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं? आरव ने भौहें सिकोड़ी। 100 जड़ी बूटियों की औषधि जो सभी प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकती थी, जिंग फी पर काम नहीं करती थी। हो सकता है कि ये दवा केवल इलाज कर सकती है, ये जहर का इलाज नहीं कर सकती। जिंग फेई ने राहत भरी सांस ली और कहा, भाई बेई, चिंता मत करो। जब तक तुम सुरक्षित और स्वस्थ हो सब कुछ ठीक है। मैं भाई बेई के लिए मर गया, यह मेरा सम्मान है। जहर का इलाज, मेरे पास विचार है। आरव बहुत खुश हुआ। उसने अपनी छाती पर लटकी हुई 7 खजाने की खुशबूदार थैली निकाली। ये चांदी की ओर से एक उपहार था। इसका उपयोग बुरी आत्माओं को बाहर निकालने और जहर से बचाव के लिए किया जा सकता था। जल्दी करो, गहरी सांस लो, जल्दी करो, आरव ने आग्रह किया। ठीक है। जिंग फेई दंग रह गया। फिर उसने आरव के आदेश का पालन किया। जिंग फेई ने खुशबू को सूंघते ही ताजगी महसूस की। उसके शरीर की सारी बेचैनी दूर हो गई। जैसे ही उसने सांस छोड़ी उसके शरीर में मौजूद जहर बाहर निकल गया।
कुछ गहरी सांस लेने के बाद उसके शरीर का जहर पूरी तरह से बेअसर हो गया। उसी समय 100 जड़ी बूटियों की औषधि ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। उसके कंधे का घाव भरने लगा। भाई बेई, ये सुगंधित थैली बहुत जादुई है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? जिंग फी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। वो आरव से बहुत ईर्ष्या कर रहा था। जिंग फेई को ठीक होते देख आरव भी अच्छे मूड में था। उसने खपे छोटे ऊ की मात्रा अर्जुन से कहा, ये चांद की ओर से एक उपहार है, इसमें सभी प्रकार के अमृत है, यह इस दुनिया के किसी भी जहर को ठीक कर सकता है। चांद, चांद। जिंग फेई ने अपना सिर उठाया और रात के आसमान की ओर देखा। चमकते चांद को देखकर उसे एक मजाक सूझा। भाई बेई, क्या तुम जानते हो कि चांदगी ने जैद खरगोश को चांद पर क्यों लाया? क्यों? आरव इस सवाल से उलझन में पड़ गया। क्योंकि वो जैद खरगोश लेकर आई थी, इसीलिए उसके पास गाजर लाने का बहाना था। जिंग फी ने अपनी आंखें मूंद ली और दुष्टता से मुस्कुराया। तारांकन लब्ध तारांकन आरव की गंदी के स्तर को देखते हुए वो समझ गया कि जिंग फी का क्या मतलब था। उसने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक बूढ़े ड्राइवर हो जिसे ड्रैग रेस पसंद है। जिंग फेई ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर देवी वास्तव में मौजूद है भाई बेई, तो आपको उसके पीछे जाना होगा। विशाल ठंडे महल में अकेले रहते हुए वो अवश्य ही एकाकी और ठंडी महसूस कर रही होगी। भाई बेई, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। आरव ने जिंग फी की बात सुनी और चांद की ओर भी देखा। थोड़ी देर बाद उसने असहाय होकर कहा, चांद इस वर्ग की सबसे खूबसूरत महिला है। मेरा क्या? मुझे मेंग आरव के साथ रहने का भी अधिकार नहीं है। मैं एक देवी के प्रति वासना करने का साहस कैसे कर सकता हूँ? भाई बेई, जिंग फेई बेवकूफ नहीं था। उसे एहसास हुआ कि उसके मजाक ने आरव के घाव पर नमक छिड़क दिया था। रिया को बलपूर्वक ले जाया गया। रिया परिवार आरव को मारना चाहता था। अंततः इसका एक ही कारण था, क्योंकि आरव बहुत कमजोर था। जरा सोचिए, अगर आरव के पास कोई व्यापारिक साम्राज्य होता, अगर वो वाकई शक्तिशाली होता, तो आज स्थिति बिल्कुल अलग होती। मेरा अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। आरव खुद पर हंसा। लेकिन अभी उनकी मनस्थिति बहुत परिपक्व थी। असफलताएं उसे हार मानने पर मजबूर नहीं करेगी, वे उसे और भी मजबूत बनाएंगी। मैं जल्द या बाद में देवी चांगी से मिलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं रिया जेंगुओ को मेंग आरव के साथ रहने के लिए मुझसे विनती करने के लिए मजबूर करना चाहता हूँ। तारांकन चहचहाहट। तारांकन कैओस स्वॉर्ड एसेंस ने तीखी चीख मारी और किलबी के शरीर से आरव की ओर वापस उड़ गया। उस छोटे से जीव ने उस व्यक्ति को पूरी तरह से नहीं चूसा, उसने केवल उस व्यक्ति का सार ही सोख लिया। किलबी को नश्वर दुनिया में एक कुलीन व्यक्ति माना जाता था। वो शारीरिक अवस्था के अंतिम चरण में था। उसके पास बहुत सारा सार था, हालांकि कैओस स्वॉर्ड एसेंस के लिए ये पर्याप्त नहीं था। ये छोटा सा लड़का पहले पपे आ की मात्रा रद आधार अर्जुन था। अब इस पर सिर्फ लाल रंग की चमक की एक परत रह गई है। ये बदलाव इतना स्पष्ट नहीं था। मैं इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकता। सिफो ने मुझे बताया था कि तलवार चलाना सीखना और प्रशिक्षण सीखना एक ही बात है। मुझे एक बार में एक कदम उठाना होगा। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आरव अच्छे मूड में था, उसे कोई जल्दी नहीं थी। उसने अराजकता तलवार सार को अपने शरीर में वापस रख लिया। उसके बाद आरव ने किलबी की लाश को अपने खजाने की पेटी में रख लिया। उसने चारों ओर देखा कि कहीं कोई सुराग छूट न जाए। फिर वो जिंगफी के साथ चला गया। लेकिन जैसे ही वे चले गए, पास की एक कार के पीछे से एक व्यक्ति बाहर आया। उस व्यक्ति के हाथ में एक सेलफोन था। स्क्रीन पर आरव द्वारा उड़ती तलवार से किलबी को मारने का वीडियो चल रहा था। इस बच्चे ने ये कैसे किया? वो तो अभी शारीरिक अवस्था के मध्य चरण में ही है। वो उड़ती हुई तलवार को कैसे नियंत्रित कर सकता है? यह अविश्वसनीय है। रहस्यमय आदमी मोबाइल फोन पर नजर गड़ाए हुए था और बार बार वीडियो देख रहा था। वो बुदबुदाता रहा, ये संभव नहीं है, ये कैसे संभव है? वापस स्कूल में आरव हमेशा की तरह बिस्तर पर लेटकर ग्रुप चैट नहीं पढ़ रहा था। इसके बजाय वो छात्रावास की छत पर भाग गया और जमीन पर बैठ गया। उसने स्वर्ग और पृथ्वी के शास्त्र का अभ्यास करना शुरू कर दिया। आज जो कुछ हुआ उससे उसे एहसास हुआ कि उसकी ताकत अभी भी बहुत कमजोर है। यद्यपि भिखारी फाउंडेशन ने उनकी जिंदगी बदल दी थी, फिर भी यह पर्याप्त नहीं था। दुनिया उसकी सोच से कहीं बड़ी थी और अधिक क्रूर। वो कुएं की तलहटी में बैठा मेढक नहीं बनना चाहता था। वो किसी के द्वारा धमकाया जाना नहीं चाहता था। एकमात्र रास्ता था कड़ी मेहनत करना। कड़ी मेहनत करना कभी बंद न करे। इस बार उन्होंने लंबे समय तक खेती की, जो 5 दिन और 5 रात तक चली। प्रशिक्षण के दौरान आरव अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए 100 जड़ी बूटियों की औषधि पर निर्भर था। वो छत से नीचे भी नहीं उतरा। उसका स्वास्थ्य और युद्ध शक्ति दोनों बढ़कर 998 हो गई थी। वो सफलता से बस एक कदम दूर था। लेकिन आरव को रुकना पड़ा। आज खेल दिवस का उद्घाटन दिवस था। आरव छत पर बैठा था। उसे खेतों से मार्चिंग गीत की आवाज आती हुई सुनाई दे रही थी। भाड़ में जाओ, उद्घाटन समारोह लगभग समाप्त हो गया था। मेरी सुंदर शिक्षिका अवश्य ही बहुत चिंतित होंगी। आरव ने और देर करने की हिम्मत नहीं की। वो दौड़कर नीचे उतरा और खेल के मैदान की ओर भागा। खेल के मैदान पर उद्घाटन समारोह समाप्त हो गया था और प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी स्टैंड में बैठ गए थे। लिन जियांग कक्षा के सामने खड़ा था, उत्सुकता से खेल के मैदान के प्रवेश द्वार को देख रहा था। बेवकूफ जियाओबी, तुम अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? 100 मीटर की दौड़ शुरू होने वाली है। मास्टर लिन, आपका सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कहाँ है? इसी समय बगल से एक विलक्षण आवाज आई। उन्होंने लुओ शालिनी और डोंगफेंग यांगुई को साथ साथ चलते देखा। उनके हाव भाव बेहद अहंकारी और उपहास से भरे थे। वो आएगा। लिन जियांग ने अपने होठों को दबाया, थोड़ा दोषी लग रही थी। पिछले कुछ दिनों से वो आरव से बात नहीं कर पा रही थी। वो बहुत चिंतित थी। हे, मुझे लगता है कि वो बच्चा डरा हुआ है ना? डोंगफेंग यांगुई ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। आप उस दिन भी सख्त रवैया अपना रहे थे और कह रहे थे कि आप सभी स्वर्ण पदक जीत लेंगे, लेकिन आज वो कहीं नजर नहीं आया। अगर वो जो कहता था वह नहीं कर सकता था, तो वो किस तरह का आदमी था? कितना काय है? मैं तुम्हें मेरे छोटे से, मेरे छात्र के बारे में ऐसा कहने की अनुमति नहीं दूंगा। लिन जियांग ने यह सुना और तुरंत क्रोधित हो गया।
हे तथ्य शब्दों से ज्यादा जोर से बोलते हैं, उसके पास आने की हिम्मत नहीं है, वो सिर्फ एक काय है जो सिर्फ बात करना जानता है। डोंगफेंग ने अपनी भौहें उठाई और दिखावटी अंदाज में कहा, जियांग, मेरे साथ आओ। मैं एक असली आदमी हूँ। मैं न केवल बिस्तर पर तुम्हें संतुष्ट कर सकता हूँ, बल्कि बिस्तर के बाहर भी तुम्हें मुझ पर गर्व महसूस करवा सकता हूँ। आप कौन हैं? यहाँ बकवास बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या आपको लगता है कि आप हमारे मास्टर लिन के साथ मजाक कर सकते हैं? इससे पहले कि लिन जियांग कुछ बोल पाता, रवि जिताओ ने पहले ही डांटना शुरू कर दिया था। इस आदमी का स्वभाव बहुत खराब था और सामूहिक सम्मान की भावना बहुत प्रबल थी। वह डोंगफेंग की दिखावटी हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जैसे ही उन्होंने नेतृत्व संभाला, पूरी कक्षा ने विरोध करना शुरू कर दिया और आरव की निंदा की। मैं कौन हूँ? डोंगफेंग मुस्कुराया और भीड़ की ओर घृणा से देखा। क्या मजाक है? क्या ग्रीन वाइन यूनिवर्सिटी में वास्तव में कोई ऐसा है जो मुझे नहीं जानता? क्या वह ब्लैक टाइगर गैंग का युवराज डोंगफेंग यांगवेई है? जैसे ही उसने ये कहा, पूरी कक्षा शांत हो गई। रवि जिताओ को भी रात फेंक गई और ली मिंग ने अपनी सीट पर वापस खींच लिया। अब वो बाहर खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सका। ब्लैक टाइगर गैंग ग्रीन वाइन सिटी में तीसरी सबसे शक्तिशाली भूमिगत संगठन के रूप में उन्होंने शहर के पश्चिमी हिस्से के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया। उनके पास 4 मुख्य हॉल नेता और हजारों अधीनस्थ थे। वे बहुत प्रसिद्ध थे। आम लोगों के चेहरे पर इसका नाम सुनते ही पीलापन आ जाता था। ऐसा कोई नहीं था जो इससे न डरता हो। क्या अब तुम सब डर गए हो? डोंगफेंग ने घृणा से मुस्कुराते हुए उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बेवकूफों का झुंड, मेरे सामने हंगामा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम में ताकत नहीं है तो चुप रहो, यहाँ खुद को शर्मिंदा मत करो। हर कोई बहुत परेशान था, लेकिन वे डोंगफेंग यांगवेई के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। ब्लैक टाइगर गैंग के खिलाफ जाने की हिम्मत कौन करेगा? कुछ समय पहले चौथे वर्ष का एक छात्र था जिसे ब्लैक टाइगर गैंग द्वारा अस्पताल भेज दिया गया था क्योंकि उसने डोंगफेंग यांगवेई को अपमानित किया था। उस छात्र को अच्छी इंटर्नशिप मिल गई थी, लेकिन बॉस को ब्लैक टाइगर गैंग को नाराज करने का डर था, इसलिए उसने उसे नौकरी से निकाल दिया। इस घटना से छात्रों में इतना भय व्याप्त हो गया कि स्कूल में सभी लोग डोंगफेंग यांगवेई को देखते ही उससे दूर रहने लगे। यह मत कहो कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। आज हम पारिवारिक पृष्ठभूमि की तुलना नहीं कर रहे हैं, हम खेल की तुलना कर रहे हैं। जो भी मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत रखता है, वो खड़ा हो जाए। मुझे अपनी कक्षा को नीची नजर से देखने पर मजबूर मत करो। डोंगफेंग यांगवेई ने सभी को ठंडे अंदाज में देखा। उसका वह अहंकारी भाव उसके माथे पर दिखावा शब्द लिखने से बस थोड़ा ही कम था। हर कोई बहुत गुस्से में था। वे दौड़कर डोंगफेंग यांगवेई के दिखावटी चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहते थे, लेकिन उनमें ऐसा करने की क्षमता नहीं थी। ये देखकर लुओ शालिनी ने चापलूसी से कहा, मास्टर डोंगफेंग, उनके स्तर तक मत गिरो। आप हमारी कक्षा के सर्वश्रेष्ठ छात्र हैं, खेलकूद में अव्वल हैं। उनसे अपनी तुलना करना बहुत शर्मनाक है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। कायरों का झुंड, बोरिंग। डोंगफेंग यांगवेई ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, जियांग, क्या तुम मेरी आक्रामकता महसूस कर सकते हो? क्या आप पहले से ही मुझसे प्रभावित हैं? शर्मीले मत बनो, ज्यादा सक्रिय बनो और हम जल्द ही प्यार में पड़ जाएंगे। प्यार में पड़ना? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारा विमान दुर्घटनाग्रस्त कर दूंगा? इसी समय कुछ ही दूरी से एक शांत आवाज आई, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जियाओबेई, तुम आखिरकार यहाँ हो। लिन जियांग की आंखें चमक उठी, उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। जियाओबेई, क्या वह आरव जियाओबेई है? वो इतना सुंदर कब से हो गया? मैं तो उसे पहचान ही नहीं सका। यह वही है, वो भाई बेई है, वो दोगला भाई बेई है। हे भगवान, हमारे स्कूल फोरम के इतिहास में सबसे लोकप्रिय पोस्ट वास्तव में हमारी कक्षा के आरव की है। क्या यह वही ब्रो बेई है जिसने विनफेंग और वॉर्म शियाओरियन को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारा था? मैं उनका वफादार प्रशंसक हूँ। ये बच्चा अपनी ताकत छिपाने में बहुत अच्छा है। हम 3 साल से सहपाठी हैं, लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कि वो इतना सख्त है। उसने कहा कि वो चाहता है कि डोंगफेंग यांगवेई दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। इसका क्या मतलब है? युद्ध की घोषणा। यह निश्चित रूप से युद्ध की घोषणा है। भाई बेई ने तो विनफेंग को थप्पड़ मारने की भी हिम्मत की। डोंगफेंग यांगवेई उसके लिए कुछ भी नहीं है। भाई बेई, उसे सबक सिखाओ। वो बहुत बदमाश है। भाई बेई, उसे सबक सिखाओ। उसे सबक सिखाओ। छात्र खपे छोटे ओ की मात्रा अर्जुन से झूम उठे। ऐसा लग रहा था जैसे आरव के आने से उनमें सुरक्षा की भावना भर गई हो। सारा गुस्सा और आक्रोश जो वे अभी तक दबाए हुए थे, फूट पड़ा। ठीक है, चूंकि सभी लोग ऐसा ही कहते हैं, इसलिए मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आरव के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी जब वो डोंगफेंग यांगवेई की ओर चला। तुम क्या कर रहे हो? डोंगफेंग यांगवेई को झटका लगा। वो पीछे हट गया और ग्रैंडस्टैंड की रेलिंग से टकरा गया। आरव ने आगे बढ़कर डोंगफेंग का कॉलर पकड़ा और उसे उठा लिया। मेरे सहपाठियों से तुरंत माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें क्रैश का मजा चखा दूंगा। तुम मुझे मंच से नीचे फेंक दोगे? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। डोंगफेंग यांगवेई बुरी तरह डर गया। ग्रैंडस्टैंड जमीन से कम 10 मीटर ऊपर था। अगर वो गिरता तो क्या वो दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो जाता? हे, मुझे याद है कि विनफेंग ने भी कहा था कि मैं उसे थप्पड़ नहीं मार सकता। अंत में आप जानते हैं कि क्या हुआ? आरव ने थोड़ी और ताकत लगाई और डोंगफेंग यांगवेई को ग्रैंडस्टैंड से बाहर धकेल दिया। नहीं। डोंगफेंग यांगवेई इतना डर गया कि वो चीख पड़ा। उस मोटे आदमी ने औरत की आवाज में पुकारा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे खेद है। मुझे आपके सहपाठियों से खेद है, मुझे खेद है। डोंगफेंग यांगवेई की पैंट में लगभग पेशाब आ गया और उसने बहुत माफी मांगी। दोस्तों, क्या अब आप संतुष्ट हैं? आरव ने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। संतुष्ट, बहुत संतुष्ट। भाई बेई बहुत बढ़िया है, बहुत संतोषप्रद। कितना संतोषप्रद। भाई बेई बहुत अच्छा और अद्भुत है। आज से तुम मेरे आदर्श हो। सभी छात्र जयकार कर रहे थे। डोंगफेंग यांगवेई, जिसने तुम्हें शांत रहने के लिए कहा था, क्या अब तुम मूर्ख हो? ठीक है, जियाओबेई, जल्दी करो और उसे नीचे रखो।
दूसरी कक्षाओं के लोग देख रहे हैं। लिन जियांग ने भी जियाओ बेई को मनाने की कोशिश की। भाड़ में जाओ। तभी आरव ने डोंगफेंग का कॉलर छोड़ दिया। डोंगफेंग यांगवेई तुरंत अपनी दुम दबाकर भाग गया। कुछ दूर तक भागने के बाद वो पलटा और चिल्लाया, छोटा कमीना, पाश्विक बल में ऐसी क्या खास बात थी? अगर हिम्मत है तो चलो मैदान में मिलते हैं। मैं तुम्हें अपने पैरों तले रौंद दूंगा और कुचलकर राख कर दूंगा। लुओ शालिनी उसके पीछे गया और चिल्लाया, ये सही है। हमारी कक्षा ग्रुप में प्रथम स्थान लेने जा रही है। तुम सब मैल को कुचल दो। एक अयोग्य शिक्षक एक अयोग्य कक्षा का नेतृत्व कर रहा है। मैल। इसके साथ ही वे दोनों गायब हो गए। आरव ने आंखें घुमाई और विनम्रतापूर्वक कहा, तुम दोनों बेवकूफ। मैं अभी भी अखाड़े में तुम्हें हरा सकता हूँ। भाई बेई, क्या आपने भी साइन अप किया है? भाई बेई, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उस आदमी को हरा सकते हो? भाई बेई, इसका लाभ उठाएं। हम हमेशा आपका समर्थन करेंगे। छात्रों का उत्साह फिर से बढ़ गया। इस समय आरव पूरी कक्षा का आध्यात्मिक स्तंभ बन चुका था। जियाओ बेई, 100 मीटर की दौड़ का समय लगभग हो गया है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम जीत सकती हो? लिन ने धीरे से पूछा। चिंता मत करो गुरुजी, आरव ने उसे आंख मारी और छात्रों से ऊंची आवाज में कहा, चिंता मत करो सब लोग। मेरे लिए स्कूल का खेल आयोजन एक ताकतवर राजा द्वारा आम बच्चों के एक समूह को पीटने जैसा है। इसमें कोई रहस्य नहीं है। मैं निश्चित रूप से ग्रुप में प्रथम स्थान का गौरव वापस लाऊंगा। जैसे ही उन्होंने ये कहा, छात्रों ने पूरी ताकत से आरव का उत्साहवर्धन किया। फिर आरव सीधे मैदान में चला गया। 100 मीटर की दौड़ शुरू होने वाली थी। दौड़ से पहले प्रतिभागियों को पहले पंजीकरण करवाना था और अपना नंबर लेना था। फिर उन्हें समूहों में विभाजित कर दौड़ की तैयारी करवानी थी। क्वालिफायर में 4 समूह थे। प्रत्येक समूह में अर्जुन आधा रशा 2 टीमें फाइनल में प्रवेश करेगी। डोंगफेंग यांगवेई को पहले समूह में रखा गया था। जल्द ही वो ट्रैक पर खड़ा था। उन्होंने बहुत ही चमकदार लाल रंग की रेसिंग वर्दी और सुनहरे रंग के पेशेवर रनिंग जूते पहने हुए थे। ट्रैक पर वे बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। तारांकन टकराना। तारांकन स्टार्टिंग गन की आवाज के साथ ही दौड़ आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। डोंगफेंग यांगवेई वाकई बहुत ताकतवर था। उसकी लाल आकृति एक पल में ही आगे निकल गई और बाकी सभी को बहुत पीछे छोड़ दिया। जल्द ही वो फिनिश लाइन पार करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। उनका समय 11.08 सेकंड निर्धारित किया गया था। पूरी भीड़ स्तब्ध रह गई। वो आदमी कौन है? वो बहुत तेज है। बिल्कुल नहीं, आप तो ये भी नहीं जानते कि डोंगफेंग यांगवेई कौन है। वो हमारे स्कूल में खेलों में अव्वल छात्र है। इस परिणाम के साथ वो अपनी ताकत का केवल 70% ही उपयोग कर रहा है। भाड़ में जाओ कि बहुत ज्यादा है। अगर वो अपनी पूरी ताकत लगा दे तो क्या वो इस साल दौड़ में सभी स्वर्ण पदक नहीं जीत लेगा? सिर्फ दौड़ना ही नहीं, लंबी कूद और ऊंची कूद भी उसकी ताकत है। यह सही है। मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है कि वो कम से कम 10 स्वर्ण पदक जीतना चाहते हैं। यह आदमी बहुत ताकतवर है। अचानक दर्शकों में गर्मागर्म बहस शुरू हो गई। डोंगफेंग यांगवेई की प्रशंसा लगभग आसमान तक की जा रही थी। फिर दूसरे समूह की दौड़ शुरू हुई। पूरी प्रक्रिया बिना किसी घटना के हुई। आरव को तीसरे समूह में रखा गया। मैच शुरू होने से पहले डोंगफेंग यांगवेई दौड़कर आया और दिखावटी ढंग से बोला, बच्चा, क्या आपने इस युवा मास्टर के परिणाम देखे? क्या उसने पहले ही सारी उम्मीदें छोड़ दी थी? मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी शक्ति का केवल 70% ही उपयोग किया है। कचरा, बहुत धीमा। मेरे सामने इतराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आरव ने घृणा से कहा। आप। डोंगफेंग यांगवेई इतना क्रोधित हुआ कि उसे लगभग खून की उल्टी आ गई। उनके 11.08 सेकंड के परिणाम ने पहले ही दर्शकों में सनसनी पैदा कर दी थी। वो आरव के हैरान और डरे हुए चेहरे को देखने के लिए दौड़ा, लेकिन आरव को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने उसके चेहरे पर एक अदृश्य थप्पड़ भी जड़ दिया। धीरे धीरे कितना गुस्सा आ रहा था। हरामी, तुम कठोर व्यवहार मत करो, डोंगफेंग यांगवेई ने गुस्से से कहा। भले ही आपके पास बहुत ताकत है, लेकिन यह मत भूलिए कि यह 100 मीटर की दौड़ है। अपने साधारण उपकरणों को तो देखो। मैं जानता हूं कि तुम एक आम आदमी हो। प्रारंभिक परीक्षा में असफल मत होना। यह एक मजाक होगा। उपकरण। आरव ने अपना सिर नीचे किया और खुद को देखा। वो जल्दी में था, इसलिए उसने अभी भी टी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। उसके पैरों में चमड़े के जूते थे। आप यही मान रहे हैं? डोंगफेंग गुस्से में था। वो आरव को पीटना चाहता था। बेवकूफ, बेवकूफ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? आरव ने उसकी ओर आंखें घुमाई। मैं खांसी खांसी। डोंगफेंग अवाक रह गया। वो लगभग अपनी ही लार में घुट गया। अपनी युद्ध शक्ति के बल पर वो स्कूल में जो चाहे कर सकता था। दुर्भाग्य से उसकी मुलाकात आरव नामक राक्षस से हो गई थी। पिछली बार जब वे मिले थे तो आरव ने लगभग अपना हाथ तोड़ दिया था। इस बार आरव की ताकत बहुत बढ़ गई थी। डोंगफेंग यांगवेई को पीटना कुत्ते को पीटने जितना आसान था। डोंगफेंग घबरा गया। उसने बेशर्मी से कहा, लड़ाई कोई हुनर नहीं है। अगर तुम में क्षमता है तो मुझे अखाड़े में हराओ। हे, तुम्हें हरा दिया। आपको क्या लगता है कि अब क्या है? आरव ने उसकी ओर आंखें घुमाई, मुड़ा और रेस ट्रैक की ओर चल दिया। मैं। डोंगफेंग इतना क्रोधित हुआ कि वो दहाड़ा, मेरा समय 11.08 सेकंड है। यदि तुम में क्षमता है तो मेरे लिए एक जीत कर दिखाओ। जल्द ही तीसरी दौड़ शुरू होने वाली थी। सभी प्रतियोगी तैयार थे। भाई बेई चलो, भाई बेई चलो भी। उसी समय कक्षा के सभी छात्र आरव की जय जयकार करने लगे। जोरदार जयघोष ने पूरे स्टेडियम का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। भाई बेई, दोगला भाई बेई, क्या वो भी दौड़ के लिए यहाँ है? वहां पर भाई बेई तीसरे ट्रैक पर है। मैं उसे देख सकता हूँ। ओह, मैं अंततः अपने आदर्श को साक्षात देख सकता हूँ। इतना सुंदर। वॉम जियाओरिन हमेशा मुझे परेशान करता था। जिस क्षण से ब्रो बेई ने वॉम शियाओरिन को हराया, वो हमेशा मेरे आदर्श रहेंगे। यह सही है। वेनफेंग ने हमेशा हम साधारण परिवारों के छात्रों को अपमानित किया। भाई बेई ने हमें अपना गुस्सा निकालने में मदद की। हम हमेशा उसका समर्थन करेंगे। भाई बेई चलो भी। भाई बेई, मुझे तुमसे प्यार है।
भाई बेई, मैं तुम्हारे बच्चे चाहता हूँ। उस समय पूरे स्टेडियम में कोलाहल मच गया। स्कूल फोरम पर सर्वाधिक लोकप्रिय पोस्ट ने आरव को स्कूल में सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति बना दिया था। वेन फेंग और वॉन्ग शियाओरेन, दो कुख्यात भोगवादी कुतिया के बेटे, ने आरव को कई लोगों के दिलों में हीरो बना दिया था। उस समय हजारों जोड़ी आंखें आरव को घूर रही थी और उसका उत्साहवर्धन कर रही थी। ये सचमुच ध्यान का केंद्र था। डोंगफेंग यांगवेई, जो काफी दूर थे, तथा वेनफेंग और वांग शियाओरेन, जो स्टैंड के एक कोने में थे, सभी दंग रह गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आरव इतने लोकप्रिय हो जाएंगे। सच कहा जाए तो आरव को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। हिस आरव ने गहरी सांस ली। हजारों लोगों की जय जयकार सुनकर उसके शरीर का हर एक बाल खड़ा हो गया। उसके दिल से खून बह निकला और उबलता हुआ एहसास उसके पूरे शरीर में फैल गया। अरे, यदि मैं रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया तो मैं दर्शकों को निराश कर दूंगा। आरव मुस्कुराया और गोली चलने का इंतजार करने लगा। पापा। रेफरी ने शुरुआती बंदूक मारी। आरव तीर की तरह आगे बढ़ा। पलक झपकते ही उसने अपने सातों प्रतिद्वंद्वियों को बहुत पीछे छोड़ दिया। 5 दिन की साधना के बाद उनका शरीर पहले से ही 998 की ताकत तक पहुंच चुका था। उनकी ताकत और गति सभी पहलुओं में मजबूत हो गई थी। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना एक साधारण छात्र कर सकता था। तीसरा 10.53 सेकंड। एक नया रिकॉर्ड, एक नया स्कूल रिकॉर्ड। ये शहर के रिकॉर्ड के करीब है। अविश्वसनीय, ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। जैसे ही आरव ने फिनिश लाइन पार की, पहले रेफरी ने उत्साहपूर्वक परिणाम की घोषणा की। ये कैसे संभव है? डोंगफेंग यांगवेई का चेहरा काला पड़ गया। वो हकलाते हुए बोला, वो बच्चा इतनी तेज कैसे भाग सकता है? मैं कोई बुरा सपना तो नहीं देख रहा हूँ, है ना? भले ही डोंगफेंग यांगवेई ने अपना सब कुछ दे दिया था, फिर भी वो ये परिणाम प्राप्त कर सका। लेकिन मत भूलिए, आरव ने जीन्स और चमड़े के जूते पहने हुए थे। ऐसा परिणाम प्राप्त करना अविश्वसनीय था। बूम, पलक झपकते ही पूरा स्टेडियम फिर से फट गया। आरव के प्रशंसकों ने जोरदार जयकारे लगाए। भाई बेई, भाई बेई। उनकी चीखें एक हिंसक ध्वनि लहर का रूप ले चुकी थी, जो ऊपर नीचे हो रही थी। एक लहर दूसरी से ऊंची थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा स्टेडियम पलट जाएगा। फिनिश लाइन पर खड़े होकर आरव ने गर्व के साथ ध्वनि की सनसनीखेज लहर का आनंद लिया। यह एक नायक के लिए भजन की तरह था। एक शब्द, अद्भुत। आरव ने अपनी नजर ग्रैंडस्टैंड की ओर घुमाई। लिन जियांग और उसकी सहपाठी खपे छोटे ऊ की मात्रा अर्जुन से नाच रहे थे। सबके चेहरे पर गर्व की झलक थी। आरव ने मंच की ओर देखा। स्कूल और शिक्षा ब्यूरो के नेता जो उद्घाटन समारोह में भाग लेने आए थे, सभी उसके लिए ताली बजा रहे थे। बेशक वो नेताओं की ओर नहीं देख रहे थे। मंच के किनारे एक सीट थी। मूल रूप से यह सीट विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष रिया के लिए आरक्षित थी, लेकिन वो आज नहीं आई। दरअसल पिछले 5 दिनों से आरव उसे हर दिन एक संदेश भेज रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रिया को घर लाया गया। ज्यादा से ज्यादा उसे घर में नजरबंद रखा जाएगा। उसे मुझसे संपर्क करने की इजाजत नहीं दी जाएगी जब तक वो खतरे में नहीं है। आरव ने धीरे से आह भरी। हालांकि थोड़ा बहुत अकेलापन था, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। उसने तुरंत अपनी मानसिकता को समायोजित किया और अगली दौड़ का स्वागत करते हुए मुस्कुराया। प्रारंभिक 4 राउंड के बाद अब फाइनल का समय था। आरव अभी भी तीसरे ट्रैक पर था। संयोगवश डोंगफेंग यांगवेई उसके बगल में दूसरे ट्रैक पर था। जाहिर है दोनों ही इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक के सबसे प्रबल दावेदार थे, इसलिए उन पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया। बाकी 6 प्रतियोगियों की बात करें तो वे सिर्फ राजकुमार का साथ देने के लिए वहां आए थे। चाहे वे कैसे भी लड़े, वे सिर्फ तीसरे स्थान के लिए ही लड़ेंगे। छोटे आवारा, मैं अंततः आपसे सीधे मुकाबला कर सकता हूँ। डोंगफेंग यांगवेई ने आत्मविश्वास से अपनी थोड़ी उठाई और कहा, मैंने प्रारंभिक दौर में अपनी ताकत का केवल 70% उपयोग किया था। अब फाइनल में मैं आपको अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। कामपुट हो, तुम बदमाश हो। बेवकूफ। आरव अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक सका। वो वास्तव में डोंगफेंग यांगवेई का नाम बदलकर बातूनी डोंगफेंग रखना चाहता था। सभी लोग अपनी स्थिति में आ जाएं। रेफरी ने प्रत्येक प्रतियोगी की ओर देखा और पुष्टि की कि किसी ने भी लाइन पर कदम रखकर नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। फिर उसने स्टार्टिंग गन को जोर से खींचा। पापा। गोली चलने के बाद डोंगफेंग यांगवेई सबसे पहले अपनी पूरी ताकत के साथ बाहर की ओर उड़ा। उनका शरीर हमेशा से ही अच्छा था और वे बचपन से ही मार्शल आर्ट का अभ्यास करते रहे थे। उनका शरीर और युद्ध शक्ति दोनों ही लगभग 300 के आसपास थी, जो आम लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत थी। जब वो युवा थे तभी से उन्हें ग्रीन वाइन विश्वविद्यालय में खेलों में अर्जुन आधा रक्षा छात्र के रूप में प्रवेश की गारंटी मिल गई थी। खेल हमेशा से ही ऐसी चीज रही है जिस पर उन्हें सबसे अधिक गर्व रहा है। मैं हारूंगा नहीं। मैं डोंगफेंग यांगवेई उस छोटे कमीने से कभी नहीं हारूंगा। डोंगफेंग यांगवेई ने अपने दांत बींच लिए। उसके माथे की नसें उभर आईं। इस समय उसके दिमाग में केवल एक ही शब्द था, जीत। जीतने की उनकी अतुलनीय तीव्र इच्छा ने उनकी क्षमता को बलपूर्वक उत्तेजित कर दिया था। उसकी दौड़ने की गति उसकी सर्वश्रेष्ठ गति से भी अधिक थी। चैंपियन, पहली चैंपियनशिप मेरी है। मैं न केवल जीतूंगा बल्कि उस छोटे कमीने का रिकॉर्ड भी तोड़ दूंगा। फिनिश लाइन उसके ठीक सामने थी। डोंगफेंग यांगवेई के चेहरे पर कट्टरता का भाव था, लेकिन विजय उसके सामने थी। डोंगफेंग खुद को पहला स्वर्ण पदक जीतते हुए भी सिर ऊंचा करके कल्पना कर सकता था। फिर वो आरव को अपमानित करने और एक ही झटके में लिन जियांग का दिल जीतने की पूरी कोशिश करेगा। तथापि हालांकि जैसे ही हवा उसके पास से गुजरी, ये सुंदर सपना पूरी तरह से हवा में गायब हो गया। वो हवा कोई साधारण हवा नहीं थी। यह वो वायु प्रवाह था जो आरव ने तब बनाया जब वो उड़कर पास से गुजरा। इसे एग्जॉस्ट या फॉट भी कहा जा सकता है। एक पल में ही डोंगफेंग यांगवेई आगे से आरव के पाद खाने वाले बन गए। अंतिम रेखा अब ज्यादा दूर नहीं थी। इस समय पीछे छूट जाना एक दुस्वप्न था जो निराशा में डाल देता था। डोंगफेंग ने पहले ही अपना सब कुछ दे दिया था। इस समय वो केवल अपने और आरव के बीच की खाई को बढ़ता हुआ देख सकता था।
जैसे ही आरव फिनिश लाइन पार करने वाला था, उसने पलटकर डोंगफेंग को एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। कचरा, अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम अगले 100 साल तक प्रशिक्षण लो। ऐसा कहने के बाद आरव ने सफलतापूर्वक फिनिश लाइन पार कर ली और 100 मीटर स्प्रिंट का चैंपियन बन गया। ब्लार, डोंगफेंग को सीने में जकड़न महसूस हुई, उसका सिर घूम रहा था, वो लगभग बेहोश हो गया। उसका दिमाग गड़बड़ा गया था, उसके कदम भी गड़बड़ा गए थे, वो लड़खड़ा गया और ट्रैक पर मुंह के बल गिर पड़ा। स्वूश स्वूश स्वूश, तभी ठंडी हवा का एक और झोंका उसके पास से गुजरा। शेष 6 धावक एक के बाद एक फिनिश लाइन पार कर गए। इस बार डोंगफेंग पूरी तरह से अचंभित था। 2 सेकंड पहले उसे लगा कि वो चैंपियन बनने जा रहा है, लेकिन 2 सेकंड बाद ही वो अंतिम स्थान पर था। उसका पूरा चेहरा विकृत हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी बहुत सारा गरम मल खाया हो। वो बहुत उदास था। बेशक इस समय किसी को उसकी परवाह नहीं थी। आरव के परिणाम की घोषणा के बाद पूरा स्टेडियम फिर से हंगामे में डूब गया। 10.03 सेकंड, एक नया रिकॉर्ड, एक नया रिकॉर्ड। रेडियो पर उद्घोषक की उत्साहित चीखें सुनी जा सकती थी। आरव ने स्कूल खेल में अपना बनाया हुआ रिकॉर्ड तोड़ दिया है, साथ ही उन्होंने ग्रीन वाइन सिटी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है और प्रांतीय खेल रिकॉर्ड। ये परिणाम राष्ट्रीय एथलीट के मानक तक पहुंच गया है। आइए हम आरव को इतना अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए हार्दिक बधाई दें। वो हमारे ग्रीन वाइन विश्वविद्यालय का गौरव है। आइए हम उनका जोरदार स्वागत करें। उसके लिए चीयर्स। बूम, पूरा स्टेडियम एक बार फिर जोरदार जयघोष से भर गया। दर्शक दीर्घा में बैठे छात्र और भी अधिक पागल थे। वे आरव को अपना आदर्श मानते थे और आरव ने उन्हें निराश नहीं किया, बल्कि उसने उन्हें अपने ऊपर गर्व महसूस कराया। अचानक आरव के मूल प्रशंसक और भी अधिक वफादार हो गए। बहुत से लोग जो उसके लिए कोई भावना नहीं रखते थे, प्रशंसक शिविर में शामिल हो गए। वे उसके लिए उत्साहित थे और उसका उत्साहवर्धन कर रहे थे। जियाओबेई, बधाई हो, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। लिन पहले ही दर्शक दीर्घा से भागकर नीचे आ चुकी थी। वो चेहरे पर मुस्कान लिए आरव की ओर बढ़ी। आप क्या सोचते हैं? मुझे उम्मीद है कि मैंने तुम्हें शर्मिंदा नहीं किया, है ना? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। लिन जियान शर्मा गई। वो थोड़ी शर्मीली थी, लेकिन उससे भी ज्यादा वो अपने दिल की गहराइयों से खुश थी। हाँ, क्या कोई विशेष पुरस्कार है? आरव ने उत्साह से पूछा। विशेष? लिन जियान दंग रह गई। उसका चेहरा और भी लाल हो गया। उसने अपने होंठ काटे और धीमी आवाज में कहा, आज रात जियाओ नान अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा है, मेरे घर आओ। लानत है। आरव की आंखें तुरंत चमक उठी। क्या ये खपे छोटे ऊ की मात्रा अर्जुन कुछ ज्यादा ही अचानक नहीं थी? ठीक है, तो फिर ये तय हो गया। जो काम हम पिछली बार पूरा नहीं कर पाए थे, उसे पूरा कर ले। हे। आरव दुष्टता से मुस्कुराया। क्या तुम मरना चाहते हो? मेरा मतलब है, मैं तुम्हारे लिए रात का खाना पकाने जा रहा हूँ। तुम क्या सोच रहे हो? लिन जियान का चेहरा इतना लाल हो गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे खून टपकने वाला होगा। पिछली बार आरव ने उसे लगभग नीचे धकेल दिया था। मैं रात का खाना पकाने की भी बात कर रहा हूँ। आरव ने लिन को एक शरारती नजर से देखा और शरारती अंदाज में कहा, चलो इसे साथ में करते हैं। जो हो गया उसे वापस नहीं किया जा सकता। क्या तुम मरना चाहते हो? मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी। लिन ने अपने पैर पटकते हुए मुड़कर दर्शक स्टैंड की ओर भागी। आरव उसके पास जाना चाहता था और उसे थोड़ा और चिढ़ाना चाहता था, लेकिन उस समय 400 मीटर दौड़ का प्रारंभिक दौर शुरू हो चुका था। वैसे भी वो आज रात मुझसे बच नहीं पाएगी। चलो पहले दौड़ पूरी कर ले। आरव हंसते हुए पंजीकरण क्षेत्र की ओर चला गया। बाकी दौड़ में कोई रहस्य नहीं था। शेष दिन आरव बहुत आराम में रहा। उन्होंने 400 मीटर, 1000 मीटर, 3000 मीटर, कुल 9 स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने कुछ रिकॉर्ड भी तोड़े। जब वो स्वर्ण पदक प्राप्त कर रहे थे, तब उनकी कक्षा का कुल स्कोर भी स्कूल के बाकी छात्रों से काफी आगे था। इसके अलावा उनके कट्टर प्रशंसकों की संख्या भी बढ़ती रही। स्कूल फोरम पर आरव की लोकप्रियता रिया से कहीं ज्यादा हो गई थी। वो स्कूल के इतिहास में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति बन गया था। जहां तक डोंगफेंग यांगुई का प्रश्न है, प्रारंभिक असफलता के बाद उसका आत्मविश्वास बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। 9 स्पर्धाओं में से उन्हें केवल 3 रजत पदक और 4 कांस्य पदक ही मिले। अन्य 2 स्पर्धाओं में तो वे अर्जुन आधा रक्षा 3 में भी जगह नहीं बना पाए। इस कारण उसकी कक्षा का परिणाम औसत रहा। यदि वे आरव की श्रेणी से आगे निकलना चाहते थे, तो उन्हें दौड़ के दूसरे दिन सभी स्वर्ण पदक जीतने होंगे, जबकि आरव ने एक भी पदक नहीं जीता। लेकिन जाहिर है, ऐसा होने वाला नहीं था। जैसे ही दौड़ का पहला दिन समाप्त हुआ, खेल मैदान पर भीड़ धीरे धीरे छट गई। आरव तुरंत ही फ्रेश होने और खूबसूरत शिक्षिका के साथ डेट के लिए तैयार होने के लिए छात्रावास में भाग गया। लिन नहीं चाहती थी कि उसे कोई देखे, इसलिए वो पहले घर गई और आरव से 1 घंटे बाद आने को कहा। आरव तैयार होकर बाहर जाने ही वाला था कि उसे जियांग्यू का फोन आया। क्या हो रहा है, तानाशाह? आरव ने पूछा। फोन के दूसरी ओर से आवाज अभी भी मधुर थी, लेकिन उसमें उदासी की झलक थी। मैं वापस पुरुष का शरीर धारण करना चाहती हूँ। आरव दंग रह गया, लेकिन उसने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, अगर कोई रास्ता है तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारा समर्थन करूंगा। आखिर तुम मुझे बचाने के लिए लड़की बन गए। एक रास्ता है, लेकिन ये बहुत कठिन है। भूल जाओ, मैं सिर्फ शिकायत कर रहा हूँ। जियांग्यू ने आह भरी। भाइयों, आज तुम्हें क्या हो गया है? आप भावुक व्यक्ति नहीं है? आरव ने चिंता से पूछा। मैं कल रात स्कूल फोरम पढ़ रहा था। मैंने आपकी दोगली पोस्ट देखी और मुझे यूजी की याद आ रही है, जियांग्यू ने धीमी आवाज में कहा। अब आरव के माथे से पसीना टपकने लगा। जियांग्यू के लिए यूजी को याद करना एक बात थी, लेकिन जियांग्यू ने वास्तव में बिना किसी शिक्षक के स्कूल फोरम पढ़ना सीखा था। ये तो प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध था। क्या होगा अगर एक दिन जियांग्यू को पता चले कि किराने की दुकान में मसालेदार छिड़े केवल 50 सेंट प्रति पैकेट में मिलती है? वो दृश्य इतना सुंदर था कि आरव ने उसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। तो फिर तानाशाह, बस अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करो। जब हम वापस आएंगे तो हम चर्चा करेंगे कि आपको कैसे बदला जाए।
चाहे ये कितना भी मुश्किल क्यों न हो, मैं आपका समर्थन करूंगा। आरव ने बहुत गंभीरता से कहा। अच्छा अच्छा भाई, मुझे पता था। भाई बेई, तुम इस दुनिया में सबसे वफादार व्यक्ति हो। मैं अब प्रशिक्षण लेने जा रहा हूँ। अगर मैं बदलाव लाना चाहता हूँ तो मुझे और अधिक शक्ति की आवश्यकता है। इतना ही, मैं अब ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर जियांगयू ने फोन रख दिया। रोरिंग टाइगर क्लब में ब्लैक टाइगर गैंग का एक ठिकाना। डोंगफेंग यांगवेई एक आराम कुर्सी पर झुका हुआ था। दो महिला मालिश करने वाली उसकी पीठ और पैरों की मालिश कर रही थी। लुओ शालिनी उसके बगल में बैठा एक गुलाम की तरह मुस्कुरा रहा था। मास्टर डोंगफेंग, कृपया शांत हो जाइए। आज स्कूल का खेल दिवस है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम हार भी गए तो कोई बात नहीं, हमें उस बेवकूफ स्वर्ण पदक की परवाह नहीं है। आप क्या जानते हैं? डोंगफेंग यांगवेई ने गुस्से से कहा। खेल हमेशा से मेरा गौरव रहा है, मैं उस कमीने से नहीं हार सकता। लेकिन हम पहले से ही बहुत पीछे हैं, लुओ शालिनी ने शर्मिंदा होकर कहा। क्या मुझे ये बताने की जरूरत है? डोंगफेंग यांगवेई ने उस पर अपनी आंखें घुमाई और ठंडे स्वर में कहा, मेरे पास ये सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि वो कमीना कल खेल दिवस में भाग नहीं ले सके। तब तक हम उससे आगे निकलने में सक्षम हो जाएंगे। मास्टर डोंगफेंग, आपके पास कोई रास्ता है? ये बहुत बढ़िया है। लुओ शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसा है तो हम आज रात आराम कर सकते हैं। क्यों न हम मसाज के लिए चलें? हे, तुम खुद ही मालिश कर लो। मैं आज रात अपने जियांग जियांग के साथ सोने जा रहा हूँ। डोंगफेंग यांगवेई ने अपनी भौहें उठाई और विकृत रूप से मुस्कुराया। हम मास्टर डोंगफेंग के पास लिन जियांग को पाने का कोई तरीका है? लुओ शालिनी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। बिल्कुल, मैं कभी भी उस महिला को पाने में असफल नहीं हुआ जो मैं चाहता हूँ। डोंगफेंग यांगवेई की मुस्कान अधिक से अधिक विकृत हो गई। वेस्ट सिटी स्लम। लिन जियांग अभी अभी घर पहुंचा था, लेकिन सामने का दरवाजा खुला था। हम जियोनान, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही हो? लिन जियांग अंदर आया और किराने का सामान मेज पर रख दिया। उसने ऊपर देखा तो पता चला कि घर में मौजूद व्यक्ति लिन नान नहीं था। मास्टर लिन, आप वापस आ गए। वो 50 वर्ष की एक अधेड़ महिला थी। उसके बाल ऐसे लग रहे थे जैसे काफी समय से धुले नहीं हो। उसने ढीला ढाला पायजामा पहना हुआ था। उसकी छाती सपाट थी और पेट बड़ा था। उसका शरीर अस्त व्यस्त था। उसके हाथ में सिगरेट भी थी जो बीच बीच में कश ले रही थी। वो किसी टीवी शो की मकान मालकिन जैसी लग रही थी। बहन वान, क्या आप अगले महीने का किराया लेने आए हैं? एक मिनट रुको, मैं इसे तुम्हारे लिए लाता हूँ, लिन जियांग ने कहा। यह महिला वास्तव में एक मकान मालकिन थी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, जल्दी मत करो, मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि अगले महीने का किराया बढ़ने वाला है। किराया बाओ? लिन चौका और धीमी आवाज में बोला, बहन वॉन्ग, नए साल के बाद किराया बढ़ गया, क्यों? मकान मालकिन ने उसे बीच में टोकते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ये घर मेरा है, किराया बढ़ाने का अंतिम फैसला मेरा ही होगा। कितना कितना? लिन जियांग ने भौहें सिकोड़कर पूछा। 800, मकान मालकिन ने कहा। क्या? लिन चौंक गया और पूछा, मूल किराया केवल 1600 है और आप इसे 800 तक बढ़ाना चाहते हैं? इस कीमत पर आप एक छोटे से जिले में एक घर किराए पर ले सकते हैं। ठंडी सांस छोड़ते हुए मकान मालकिन ने खींचते हुए कहा, तो फिर तुम जिले में ही कोई मकान किराए पर ले लो। वैसे भी महीना खत्म होने में बस 2 दिन ही बचे हैं। अगर तुम बाहर चले जाओ तो मैं इसे किसी और को किराए पर दे दूंगी। ये लिन जियांग अवाक रह गया। वो 2 दिन में उपयुक्त घर कैसे ढूंढ सकता था? इसके अलावा लिन नान सक्रिय रूप से उस क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रही थी और उसने कुछ नए दोस्त भी बना लिए थे। यदि वो अचानक दूर चले गए तो निश्चित रूप से उनके भाई के उत्साह पर असर पड़ेगा। ठीक है, मैं ये कीमत स्वीकार करने को तैयार हूँ। अपने भाई की खातिर लिन जियांग कुछ भी करने से हिचकिचा नहीं रही थी। वो बस थोड़ी परेशान थी। बहन वान, क्या तुम मुझे कुछ और दिन दे सकती हो? मुझे अगले महीने की 8 तारीख को वेतन मिल जाएगा। मैं इसे तब तुम्हें सौंप दूंगा। बिल्कुल नहीं। मकान मालकिन ने सिगरेट का कश लिया और झल्लाकर बोली, गरीबी का रोना बंद करो। मैं इस महीने mahjong खेल रही हूँ और मैं तुमसे भी गरीब हूँ। अगर तुम किराया नहीं दोगे तो मैं क्या खाऊंगी? लिन जियांग का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। बहन वांग, ऐसा नहीं है कि मैं किराया नहीं देना चाहता। आप मेरे परिवार की स्थिति जानते हैं। लिन नान एक जुआरी की लत में था। हमारे पास घर पर कोई अतिरिक्त पैसा नहीं है। तुम बहुत दयनीय हो। आज मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगी, देखते हैं कि तुम इसे लेने को तैयार हो या नहीं, मकान मालकिन ने कहा। आगे बढ़ो, बहन वांग, लिन जियांग ने कहा। मकान मालकिन ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और उसे मेज पर रख दिया। ये शांग्री-ला होटल का कमरा कार्ड है। अगर तुम आज रात वहां जाओ और महान मास्टर डोंगफांग यांगवेई के साथ एक रात बिताओ तो तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। ये लिन जियांग दंग रह गई। उसे तुरंत समझ आ गया कि मकान मालकिन अचानक किराया क्यों बढ़ाना चाहती है। ये सब डोंगफेंग यांगवेई की पर्दे के पीछे की करतूत थी। बहुत ही घृणित, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं इससे सहमत नहीं होऊंगा, लिन जियांग ने साफ मना कर दिया। क्या आप बेवकूफ हैं? आप इतनी अच्छी चीज को कैसे मना कर सकते हैं? मकान मालकिन ने गुस्से से कहा, मास्टर डोंगफेंग का परिवार अमीर और शक्तिशाली है। यदि आप उनका अनुसरण करते हैं तो आपको जीवन भर की महिमा और धन मिलेगा। तुम्हारा निकम्मा भाई भी इससे लाभान्वित होगा। उसे कभी भी भोजन और कपड़ों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बहन वांग, कुछ और मत कहो, मैं इसके लिए कभी सहमत नहीं होऊंगा। लिन जियांग बहुत दृढ़ था। यदि अतीत में ऐसा हुआ होता तो यदि उसे किसी गतिरोध पर जाने के लिए मजबूर किया जाता तो वो शायद इसके लिए सहमत हो जाती। पर आज तो उसके दिल में कोई था। अगर आसमान भी उसे उसके सामने रख दे तो भी वो उसे स्वीकार नहीं करेगी। अरे बाप रे, इस दुनिया में इतनी मूर्ख औरत कैसे हो सकती है? मास्टर डोंगफेंग को क्या हुआ है? यदि मैं होता तो खपे छोटे ऊ की मात्रा अर्जुन से हाँ कहता। मकान मालकिन ने दुखी होकर कहा, इसके बारे में ध्यान से सोचो। या तो तुम जाओ और मास्टर डोंगफेंग के साथ जाओ या किराया चुकाओ। यदि आप इससे सहमत नहीं हैं तो बाहर चले जाइए। मैं लिन जियांग घबरा गई।
अगर उसके पास तैयारी करने का समय होता तो वो निश्चित रूप से बाहर निकल जाती, लेकिन अब जब ये बहुत अचानक हुआ तो कोई और रास्ता नहीं था। सुश्री लिन, मैं वहां से गुजर चुका हूँ, मेरी बात सुनकर आप गलत नहीं हो सकती। मकान मालकिन ने उसे समझाना जारी रखा, पारिवारिक पृष्ठभूमि को छोड़ दे तो मास्टर डोंगफेंग के मजबूत शरीर को ही देख ले, वो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में अच्छे हैं। भौतिक आवश्यकताओं के अलावा एक महिला को अपने शरीर को पोषण देने के लिए एक पुरुष की और भी अधिक आवश्यकता होती है, क्या आप समझती हैं? तो आप वास्तव में चाहते हैं कि डोंगफेंग यांग वेई खुद को पोषित करे? तभी दरवाजे से चिल्लाने वाली आवाज आई, बेशक मैं। मकान मालकिन अचंभित रह गई और अवचेतन रूप से उत्तर दिया, जैसा कि कहावत है, महिलाएं 30 की उम्र में भेड़ियों की तरह, 40 की उम्र में बाघिन की तरह तथा 50 की उम्र में गंदगी चूसने वाली होती है। मकान मालकिन उस उम्र में थी जब उसकी यौन इच्छा सबसे प्रबल थी और उसके साथ कोई पुरुष नहीं था। उसका उत्तर बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो सोच रही थी। आप कौन है? लेकिन जल्द ही मकान मालकिन को एहसास हुआ कि उसने राज खोल दिया है। उसका चेहरा लाल हो गया और वो उस कमीने को घूरने लगी जो दरवाजे से अंदर आ रहा था। मैं लिन जियान का बॉयफ्रेंड हूँ। वो आदमी कमरे में आया और लिन जियान का हाथ पकड़ लिया। बेवकूफ जियाओ बेई, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लिन जियान ने मुंह बनाया। वह अपना हाथ वापस खींचना चाहती थी, लेकिन वह असफल रही, इसलिए उसने बुरे आदमी को अपना हाथ पकड़ने दिया। दोस्त, ओह वो एक सुंदर लड़का है। मकान मालकिन ने आरव को सिर से पैर तक देखा और उसके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान उभर आई। ऐसा लग रहा था जैसे वह आरव को XXO करना चाहती हो। उसकी यह इच्छा थोड़ी प्रबल नहीं थी। गधे, तुम किसे अब कह रहे हो? मकान मालकिन गुस्से में थी। उसने मेज पटक दी और उछल पड़ी। अगर मैं अपनी ताकत नहीं दिखाऊंगी तो तुम मेरे साथ छोटी बच्ची जैसा व्यवहार करोगे? छोटी लड़की, ब्लर्क। आरव ने जब उसकी बात सुनी तो उसे उल्टी सी महसूस हुई। उसे सच में उल्टी आने लगी। यह कोई नाटक नहीं था। आप, मकान मालकिन का चेहरा लाल हो गया था। वो इतनी गुस्से में थी कि उसने लिन पर चिल्लाते हुए कहा, मिस लिन, तुम्हें इतना बुरा प्रेमी कैसे मिल गया? अब उसे फेंक दो। मास्टर डोंगफेंग सबसे अच्छा विकल्प है। नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड एक अच्छा लड़का है, उसके अलावा मैं किसी और के साथ नहीं रहूंगी। लिन की आंखों में दृढ़ निश्चय था। उसने अपने दोनों हाथों से आरव की बांह पकड़ ली। मैं तुम्हें बेवकूफ समझता हूँ, मकान मालकिन ने गुस्से से कहा। यह बच्चा स्पष्ट रूप से एक गरीब छात्र है, यहाँ तक कि मास्टर डोंगफेंग के पैर के बाल का एक कतरा भी इस बच्चे की कमर से मोटा है। नहीं, मेरी नजर में डोंगफेंग यांगवेई आरव के जूते की तलवों पर धूल के कण के बराबर भी नहीं है, लिन ने जिद करते हुए कहा। वो आरव को लेकर बहुत सुरक्षात्मक थी। वो किसी को भी आरव के बारे में बुरी बातें नहीं करने देती थी। आप, मकान मालकिन गुस्से से आग बबूला हो गई। वो गुस्से से चिल्लाई, बेवकूफी करना तुम्हारी आजादी है। मैं फिर वही बात कहूंगा, या तो तुम मास्टर डोंगफेंग के साथ चलो या फिर तुरंत मेरे घर से चले जाओ। आप मुझे इतने कम समय में कहाँ ले जाना चाहते हैं? क्या तुम समझदार हो सकते हो? लिन ने गुस्से से कहा। कदम, हम आज रात चलेंगे। मकान मालकिन कुछ कह पाती उससे पहले ही आरव ने कहा। आरव, बकवास मत करो, मुझे रहने के लिए जगह कहाँ मिलेगी? लिन घबरा गया। शुरू में तो वो मकान मालकिन से तर्क करना चाहती थी, लेकिन आरव के शब्दों ने उसके भागने के रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया था। मैं अपनी आंखें खोलकर देखूंगा कि तुम कहाँ जा रहे हो। अगर तुम नहीं हटोगे तो तुम काया हो। मकान मालकिन नासमझ थी। उसने अपने हाथ कमर पर रखे और कहा, तो फिर अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलो और देखो। आरव ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसने अपना सेलफोन निकाला और जिंग फेई को फोन किया। जिंग फेई, मेरे लिए तुरंत एक घर खरीद दो। ये दूसरे रिंग रोड के अंदर है। अगर यह अच्छी तरह से सजाया गया है तो आप यहाँ आ सकते हैं। हाँ, अभी कीमत कोई समस्या नहीं है। सौदा हो जाने के बाद मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। ये सुनकर लिन जियांग और मकान मालकिन दोनों दंग रह गए। ग्रीन वाइन सिटी में सेकंड रिंग रोड के भीतर एक अच्छी तरह से सुसज्जित घर की कीमत कम से कम 3 मिलियन होगी। अच्छी सुविधाओं वाले घर की कीमत कम से कम 5 मिलियन होगी। लेकिन जब बात आरव की आए तो उसे बस एक शब्द कहना था, जियाओ बेई, क्या तुम मजाक कर रहे हो? लिन जियांग को इस पर विश्वास नहीं हुआ। जाओ अपना सामान पैक करो, आरव ने शांति से कहा। लेकिन लिन जियांग चिंतित था। मैं इस बारे में लिन नान से बात करूंगी। आरव को पता था कि वो किस बात को लेकर चिंतित थी। ठीक है, नान आपकी बात सबसे ज्यादा सुनती है। चलो पहले अंदर चले जाएं और अपार्टमेंट मिलने के बाद बाहर निकल जाएं, लिन जियांग ने कहा। मूर्ख, तुम पहले से ही मेरे हो। मैंने तुम्हारे लिए वो स्वीट खरीदा है। अब तुम्हें घर किराए पर लेने की जरूरत नहीं है, आरव ने मुस्कुराते हुए प्यार से कहा। तुम्हारा आदमी कौन है? मैं अपना सामान पैक करने जा रही हूँ। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। लिन जियान शर्मा गई। उसने अपने होंठ भींचे और वापस अपने कमरे में भाग गई। ये मकान मालकिन वही दंग रह गई। उसकी आंखें गाय की तरह बड़ी हो गई थी और उसका मुंह इतना खुला हुआ था कि एक मुट्ठी अंदर समा सकती थी। दुनिया में ये कमीना कौन है? उसे एक कमरा देना उतना ही सरल था जितना कि उसे एक कैंडी का टुकड़ा देना। बेशक चौंकना एक बात थी, मकान मालकिन यह नहीं भूली कि उसके पास अभी भी डोंगफेंग यांगवेई का मिशन था। कमीने, मुझे दोष मत दो कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। ब्लैक टाइगर गैंग के मास्टर डोंगफेंग की नजर लिन जियांग पर है। भले ही आपके पास कुछ पैसे हो, लेकिन अगर आप मास्टर डोंगफेंग को नाराज करते हैं तो आपको कछुओं को खिलाने के लिए ग्रीन वाइन नदी में फेंक दिया जाएगा। मकान मालकिन गुस्से से चिल्लाई। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझ पर चिल्लाओ मत, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। क्या तुम मेरे पीछे आना चाहते हो? आप, क्या मतलब है आपका? मकान मालकिन दंग रह गई। मैंने देखा कि तुम्हारे माथे पर थोड़ा गुलाबीपन है। ये रोमांटिक मुलाकात का संकेत है। बेशक संकेत अभी भी कमजोर है। जब तक मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम डोंगफेंग यांगवेई के बिस्तर पर चढ़ने में सक्षम हो जाओगे, आरव ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। तुम पागल हो क्या? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? 3 साल का बच्चा भी ऐसी बेवकूफी भरी बातों पर यकीन नहीं करेगा। मकान मालकिन ने आरव की तरफ आंखें घुमाई। उसे उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ।
आरव ने कंधे उचकाकर कहा, अगर आप कोशिश करें तो सफलता की संभावना हमेशा बनी रहती है, भले ही वो संभावना केवल 1% ही क्यों न हो। लेकिन यदि आप प्रयास ही नहीं करना चाहते तो आपके पास 1% भी मौका नहीं होगा। ये मकान मालकिन दंग रह गई। उसे लगा कि आरव ने जो कहा वो सही था। क्या उसे ये प्रयास करना चाहिए? वो ललचा गई। इतने वर्षों तक वो एक खाली कमरे में अकेली रही थी और यही वो समय था जब उसकी इच्छाएं सबसे प्रबल थीं। वो बैंगन, खीरे, वाइब्रेटर और बाकी सब इस्तेमाल करके थक चुकी थी। यहाँ तक कि अपने सपनों में भी वो चाहती थी कि कोई असली मर्द उसे पोषित करे। डोमफेन के लंबे और मांसल शरीर के बारे में सोचकर मकान मालकिन अब और नहीं रुक सकी। तुम मेरी मदद कैसे करोगे? मुझे अपना नाम बताओ और मेरे लिए एक पेन लाओ, आरव ने कहा। मेरा नाम वांग दाली है। मकान मालकिन का काम खत्म होने के बाद वो लिन जियांग से एक पेन मांगने गई। आरव ने अपना सेलफोन निकाला और अपना खजाना खोला। यांगवेनन, भाई बे को निर्दयी होने के लिए दोष मत दो। तुम केवल अपने आप को मेरे शिक्षक पर प्रहार करने के लिए दोषी ठहरा सकते हो। अगर मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगा तो मैं और किसे सबक सिखाऊंगा? आरव मुस्कुराया और अपने खजाने से शादी का आखिरी ताबीज निकाला। उस समय उसके चेहरे पर मुस्कान बुराई से भरी हुई थी। यह एक पेन है। जल्द ही मकान मालकिन उसके पास आए। आरव ने बिना कुछ कहे डोंगफेंग और वांग दाली के नाम शादी के आकर्षण पर लिख दिए। उसने उन दोनों के लिए एक बड़ा सा दिल भी बनाया। यही है? मकान मालकिन ने पूछा। मैं आपके लिए समय की गणना कर दूं? आरव ने अपनी उंगलियों से गिनती की और कहा, आज रात 9 बजे। महिलाओं के साथ आपकी किस्मत सबसे अच्छी है। होटल में जाओ और डोंगफेंग की तलाश करो। याद रखें, आपको सक्रिय रहना होगा। आप जितने अधिक सक्रिय होंगे, सफलता की दर उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, सेक्स के लिए मैं तुम्हारे साथ बस एक बार पागल हो जाऊंगी। मकान मालकिन ने कमरे का कार्ड लिया और चली गई। उसके बाद आरव ने कुछ माचिसें ली और शादी के आकर्षण को जला दिया। वो अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान को रोक नहीं सका। विवाह का आकर्षण समाप्त हो जाने के बाद उसके खजाने में केवल समृद्धि का एक बंदर फर और एक कुत्ते का बिस्किट बचा था। जहां तक 100 जड़ी बूटियों की औषधि की 600 से अधिक बोतलों और करोड़ों डॉलर के आभूषणों का सवाल है, उनके पास कोई विशेष योग्यता नहीं थी। आरव ने जल्दी से जांच करने के बाद फैसला किया, मेरे खजाने खत्म हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि मुझे समूह में और ज्यादा गतिविधियां करनी होंगी और ज्यादा लाल लिफाफे छीनने होंगे। जब वो इस बारे में सोच रहा था तो उसका सेलफोन कंपन करने लगा। डिंग डिंग डिंग, लानत है, लाल गिफ्ट छीनने का सत्र। आज क्या अवसर है? आरव दंग रह गया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के लाल गिफ्ट समूह खोला और पूरी ताकत से स्क्रीन पर टैप किया। बहुत धीमी गति से सभी लाल लिफाफे छीन लिए गए हैं। बहुत धीमी गति से सभी लाल लिफाफे छीन लिए गए हैं। बहुत धीमी गति से सभी लाल लिफाफे छीन लिए गए हैं। समूह में हजारों सदस्य थे। हालांकि लाल लिफाफा छीनने का सत्र चल रहा था, फिर भी लाल लिफाफा छीनने की संभावना बहुत कम थी। क्या बकवास है? क्या ये लोग हर दिन लाल गिफ्ट छीनने का अभ्यास करते हैं? अब मैं लाल लिफाफे का एक कतरा भी नहीं छीन सकता। 10 मिनट बीत चुके थे। आरव अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो एक भी लाल गिफ्ट छीनने में कामयाब नहीं हो पाया। धिक्कार है। जियाओबी, क्या तुम मेरे कमरे में बड़ा बक्सा ले जाने में मेरी मदद कर सकती हो? मैं इसे अकेले नहीं ले जा सकता। उसी समय लिन अपने हाथों में बहुत सारी चीजें लेकर कमरे से बाहर चली गई। ठीक है, मैं जाकर इसे ले जाऊंगा। आरव ने सिर हिलाया और अपना सेलफोन टेबल पर फेंक दिया। फिर वो अपने कमरे में चला गया। चूंकि वो कोई लाल गिफ्ट नहीं छीन सका, इसलिए उसने लिन की मदद कर दी। लेकिन जब आरव बड़ा बक्सा लेकर कमरे से बाहर आया तो वो दंग रह गया। लिन अपना फोन पकड़े हुए था और स्क्रीन पर तेजी से टैप कर रहा था। तुम क्या कर रहे हो? आरव ने घबराकर पूछा। वो सेलफोन उसका सबसे बड़ा रहस्य था। मैं लाल लिफाफे छीनने में आपकी मदद कर रहा हूँ। लिन ने लाल गिफ्ट छीनते हुए पूछा। ये किस तरह का समूह है? बहुत सारे लाल लिफाफे हैं? अब आरव के मन में एक विचार आया। यह एक मोबाइल गेम है जो मैं खेल रहा हूँ। ये लाल लिफाफे सभी नकली है। ओह, यह एक खेल है, मुझे ये पता था। सदस्यों के नाम अजीब है और लाल लिफाफे भी अजीब है। लिन ने सिर हिलाया। उसे आरव पर बिल्कुल भी शक नहीं था। बेशक यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि लिन ने कभी खेल खत्म नहीं किया था और उसने शायद ही कभी लाल लिफाफे छीने हो। स्वाभाविक रूप से उसने कुछ भी गलत नहीं देखा। ये देखकर आरव ने राहत की सांस ली और शर्मिंदगी से पूछा, क्या तुम कुछ छीनने में कामयाब हो पाए? हाँ, मैं 3 छीनने में कामयाब रहा। लिन ने सिर हिलाया और कहा। क्या 3? आरव ने जब ये सुना तो उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो एक पात भी नहीं छीन पाया। लिन यहाँ कुछ ही समय के लिए आई थी और उसने पहले ही 3 लाल लिफाफे छीन लिए थे। हाँ, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आओ और देखो। लिन ने फोन आरव को दे दिया। आरव ने ब्रीफकेस नीचे रखा और सेलफोन उठाया। सबसे पहले उसने रेड एनवलप रिकॉर्ड चेक किया। वहां 3 नए रिकॉर्ड थे। बधाई हो, आपने काले सांप राजा से लाल लिफाफा छीन लिया है। आपको 1000 जहरों का रहस्य मिल गया है। इसे आपके खजाने के बक्से में जमा कर दिया गया है। बधाई हो, आपने ड्रैगन अरहत को वश में करने वाले से लाल गिफ्ट छीन लिया है। आपको अरहत स्टाफ तकनीक मैनुअल मिल गया है। इसे आपके खजाने के बक्से में संग्रहित किया गया है। बधाई हो, आपने यानवान से एक लाल गिफ्ट छीन लिया है। आपको एक आत्मा पिंजरा मिला है जिसे आपके खजाने की पेटी के अंदर संग्रहित किया गया है। बहुत बढ़िया, उसने वास्तव में 3 लाल लिफाफे छीन लिए। बच्चा, तुम सचमुच मेरे छोटे भाग्यशाली सितारे हो। आरव इतना उत्साहित था कि उसने लिन को जमीन से उठा लिया। उसने उसे कुछ चक्कर घुमाया जब तक कि वे दीवार तक नहीं पहुंच गए। फिर उसने उसे दीवार से सटा दिया और उसे चूमा। ओह, लिन जियान चुंबन से अचंभित थी और उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। लेकिन जल्द ही सारी घबराहट, शर्म, घबराहट और चिंता पूरी तरह से दूर हो गई और उसकी जगह अंतहीन मिठास ने ले ली। लिन ने अपनी बाहें आरव की कमर के चारों ओर लपेटी, अपना चेहरा ऊपर उठाया और बिना कुछ छिपाए आरव को जवाब दिया। प्रेम में डूबकर प्रकृति को अपना काम करने दो।
आरव का हाथ लिन के कॉलर पर चढ़ गया। वो उसकी शर्ट खोलना चाहता था और सीधे मुद्दे पर आना चाहता था। तारांकन अनूठी तारांकन, लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण में आरव का सेल फोन बज उठा। उसने फोन रख दिया, लेकिन फोन फिर बज उठा। फोन रख दिया, फिर घंटी बजी। ऊर्जा का पहला विस्फोट, ऊर्जा का दूसरा विस्फोट, ऊर्जा का तीसरा विस्फोट, ऊर्जा का तीसरा विस्फोट। इस घटना से आरव और लिन जियांग का मूड पूरी तरह खराब हो गया था। फोन उठाओ, शायद बात घर खरीदने की हो। लिन ने अपने होठों को दबाया, सिर नीचे किया और अपने कपड़े ठीक किए। जिंग फेई, कमीने, मैं तुम्हें सबक सिखाने जा रहा हूँ। आरव बहुत दुखी था, लेकिन जब उसने स्क्रीन पर देखा तो उसे एक अपरिचित नंबर दिखाई दिया। ये जिंगफी नहीं था। नमस्ते, क्या यह आरव है? फोन पर डोंगफेंग यांगवेई की आवाज आई। अगर तुम मर्द हो तो मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो। तुम क्या चाहते हो? आरव का स्वर ठंडा था, उसका पूरा शरीर क्रोध से जल रहा था। वो अपनी खूबसूरत शिक्षिका को गिराने के बहुत करीब था, लेकिन इस कमीने डोंगफेंग यांगवेई ने उसे बर्बाद कर दिया। ये बहुत क्रोधित करने वाली बात है। मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे बताओ तुम कहाँ हो। मुझे अपने से नीचा मत समझो, डोंगफेंग यांगवेई ने ताना मारा। आरव अभी भी गुस्से में था। उसने ठंडे स्वर में चिल्लाया, मैं सुश्रीलिन के घर पर हूँ। क्या आप बातचीत करना चाहती हैं? मुझे आपका इंतजार रहेगा। अपने साथ अधिक लोगों को लाना याद रखें। ठीक है, आपके पास हिम्मत है, बस तुम इंतजार करो। डोंगफेंग यांगवेई ने गुर्राते हुए फोन रख दिया। ये कौन है? लिन ने चिंतित होकर पूछा। वो हरामी डोंगफेंग यांगवेई, आरव ने कहा। वो आपके साथ बातचीत करना चाहता है? लिन को आश्चर्य हुआ। आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, वो कमीना यहाँ व्यक्तिगत रूप से नहीं आएगा। मुझे यकीन है कि वो अभी होटल के बिस्तर पर लेटा होगा। वो सचमुच बहुत महत्वाकांक्षी है। न केवल वो तुम्हारे पीछे पड़ा है, बल्कि वो मुझसे छुटकारा पाने की भी कोशिश कर रहा है। तो फिर चलें। वो निश्चित रूप से ब्लैक टाइगर गैंग से लोगों को यहाँ भेजेगा, तब हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। लिन ने चिंतित होकर कहा। नहीं, हम नहीं जा रहे हैं। आरव ने अपना सिर हिलाया और शांति से कहा, वो कमीना एक ही पत्थर से दो पक्षियों को मारना चाहता है। मैं उसे ऊन लेने के लिए भेजूंगा और घर पर नंगा करके लाऊंगा। लेकिन लिन अभी भी बहुत चिंतित था। बेबी, चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आरव मुस्कुराया और कहा, आप अपना सामान पैक करना जारी रख सकते हैं। मैं अपने समूह की जांच करने जा रहा हूँ। मेरा खेल। ओह ठीक है। लिन बहुत आज्ञाकारी थी और उसे आरव पर पूरा भरोसा था। उसने सिर हिलाया और अपने कमरे में वापस चली गई। आरव ने उत्सुकता से अपना सेलफोन निकाला। उसने अपना खजाना खोला। डिंग, 10,000 जहर का रहस्य, काले सांप राजा का अनोखा कौशल, 10,008 प्रकार के जहरों की विधि दर्ज। क्या आप इसे वापस लेना चाहते हैं? डिंग, लुओहान स्टाफ तकनीक, ड्रैगन टैमिंग लुओहान द्वारा निर्मित बौद्ध धर्म की शुरुआती स्तर की स्टाफ तकनीक। क्या आप इसे वापस लेना चाहते हैं? डिंग, आत्मा पिंजरा, नरक का यंत्र, छोटे भूतों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बौद्ध अनुष्ठानों के साथ बुरी आत्माओं को शुद्ध कर सकता है। क्या आप इसे वापस लेना चाहते हैं? ये कमाल का है, मुझे एक ही बार में 3 अच्छी चीजें मिल गई। आरव ने कुछ देर सोचा और कहा, मेरे पास अब जहर का कोई उपयोग नहीं है और मेरे पास आत्मा पिंजरे में रखने के लिए कोई भूत नहीं है। आइए पहले लुओहान स्टाफ तकनीक पर एक नजर डालें। निकालना। एक रोशनी चमकी और आरव के हाथ में लुओहान स्टाफ तकनीक मैनुअल दिखाई दिया। यह मैनुअल इतना मोटा नहीं है, मैं इसे 10 मिनट में सीख सकता हूँ। आरव ने अपनी भौहें उठाई और मैनुअल पलटना शुरू कर दिया। जब से उसे स्कॉलर हॉट मिला है, उसकी माँ को अब आरव की पढ़ाई के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं रही। जो कुछ भी उसे नहीं पता था, वो उसे बस एक नजर में सीख सकता था। कितना आसान। 10 मिनट बाद आरव ने मैनुअल में महारत हासिल कर ली थी। यह मैनुअल काफी मजेदार है। ये बहुत अच्छा होगा अगर मैं वास्तविक जीवन में इसका अभ्यास कर सकूं। इसी समय अचानक दरवाजे के बाहर से चिल्लाने की आवाज आई। जियाओ बेई, लिन ने शोर सुना और अपने कमरे से बाहर भागी। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। चिंता मत करो, अपना सामान लेकर जाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ। आरव मुस्कुराया। ओह ठीक है, तुम्हारा पोछा कहाँ है? लिन ने झिझकते हुए कहा, बाथरूम में। ठीक है, अपना सामान लेकर आगे बढ़ो। आरव ने झाड़ू उठाया और घर से बाहर चला गया। उस समय लिन के घर के सामने 10 से अधिक बलिष्ठ पुरुष इकट्ठे हुए थे। वे सभी बलिष्ठ और आक्रामक थे। वे सड़क पर घूमने वाले सामान्य गुंडे नहीं थे, वे असली गिरोह के सदस्य थे। दुष्ट, तुम में हिम्मत है, अकेले बाहर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया। उसका सिर मुंडा हुआ था और वो काली टी शर्ट पहने हुए था। उसकी मांसपेशियां बैल की तरह उभरी हुई थी। कुत्ते के बच्चे, तुम किसे डांट रहे हो? आरव ने अपनी भौहें उठाई। कुतिया का बेटा तुम्हें डांट रहा है, गंजा आदमी चिल्लाया। हे, साला मुझे डांट रहा है। मैं सोच रहा था कि यह इतना शोर क्यों मचा रहा है। आरव बुरी तरह हंसा। पफिट, इससे पहले कि गंजा व्यक्ति कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, उसके पीछे खड़े कुछ हटे कट्टे आदमी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुतिया का बेटा कहने की? गंजे आदमी का चेहरा लाल हो गया। मैंने तुम्हें ऐसा नहीं कहा, तुमने खुद ये स्वीकार किया है। आरव ने कंधे उचकाए और बुरी तरह हंसा। तुम अपनी बुद्धि के कारण मुझसे डांट खाने के लायक नहीं हो। तू गंजा आदमी इतना गुस्से में था कि उसे खून की उल्टी आने लगी। वो गुस्से से चिल्लाया, जब तुम मरने वाले हो तो मेरे साथ छल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर मैं आज तुम्हें अपंग नहीं बनाऊंगा तो मेरा नाम किया बाल्डी नहीं होगा। पफिट, आरव ने जब ये सुना तो वो जोर से हंसने लगा। ये बेवकूफ कभी कार्टून नहीं देखता। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने खुद को उपनाम दिया, कियाक बाल्डी। वो बेवकूफ था। आरव को संदेह था कि इस उपनाम को रखने का असली कारण ये था कि वो चाहता था कि उसके विरोधी हंसते हंसते मर जाएं। वो बिना किसी लड़ाई के जीतना चाहता था। हाँ, अगर कियाक बाल्डी है तो बिग बियर और ब्रेम्बल भी होंगे। आरव हंसना बंद नहीं कर सका। मैं बड़ा भालू हूँ, मैं ब्रेम्बल हूँ। अप्रत्याशित रूप से वहां 2 मजबूत व्यक्ति सामने आए।
पफिट, हाँ हाँ, डोंगफांग यांगवेई तुम लोगों को क्यों भेजेगा, मैं इसे और नहीं सह सकता, मैं हंसी से मर रहा हूँ। आरव ने अपना पेट पकड़ लिया और इतनी जोर से हंसा कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए। आप किस पर हंस रहे हो, वे अब लड़ने जा रहे थे, इसके लिए गंभीर हो जाओ पिताजी। बाल्डी कियांग ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, झगड़ा करना, चलो भी। आरव ने खुद को शांत किया और गहरी दहाड़ लगाई। उसने अपने दाहिने हाथ से झाड़ू को घुमाया। भारी बल के कारण झाड़ू का सिरा उछलकर बाहर आ गया। वो बाल्डी कियांग के चेहरे पर जा गिरा। बस मौत को दावत दे रहा हूँ। बाल्डी कियांग इतना क्रोधित था कि उसके सातों छिद्रों से धुआं निकल रहा था। वो दहाड़ता हुआ बोला, भाइयों, जाओ, उस कमीने को कुचलकर मार डालो। जैसे ही उसने ये कहा, दर्जनों ताकतवर लोग आरव पर टूट पड़े। ओह वूश! आरव ने पलक तक नहीं झपकाए। उसने पोछा हवा में लहराया, एक सुंदर नृत्य किया। वो बहुत सुंदर लग रहा था। हालांकि आरव ने अभी अभी लुहान की छड़ी सीखी थी, लेकिन उसके पास विद्वान हृदय था। वो पहले से ही लुहान की छड़ी में निपुण था। उसने लुहान की छड़ी को दिल से याद कर लिया था। पहला कदम, सफेद सांप की थूकने वाली जीभ। आरव ने एक हाथ से झाड़ू पकड़ी और उसे आगे की ओर मारा। ये तेज और सटीक था। ये पहले मजबूत आदमी की छाती पर लगा। आउच! वो बदकिस्मत आदमी दर्द से चीखा और पीछे की ओर भागा। उसने अपनी छाती पकड़ ली। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल और फेफड़े फट जाएंगे। तेज घुटन के कारण वो लगभग बेहोश हो गया। ये बच्चा बहुत ताकतवर है। उसके पीछे खड़े ताकतवर लोग दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आरव में इतनी ताकत होगी। दूसरा कदम, शरद ऋतु के पत्तों को झाड़ना। आरव ने उन्हें अचंभित होने का समय नहीं दिया। उसने झाड़ू घुमाया और उसे मांसल पुरुषों के निचले शरीर पर घुमाया। दरार, 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 हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। ये सिर की त्वचा को सुन्न कर देने के लिए काफी थी। झाड़ू के प्रहार से क्षेत्र के 7 बलिष्ठ व्यक्तियों की पिंडलियां और घुटने मौके पर ही कुचल दिए गए। सभी ने अपने घाव ढंक लिए और दर्द से जमीन पर लौटने लगे। हे भगवान, ये बच्चा वास्तव में कोई साधारण ताकतवर नहीं है। उसकी ताकत ब्लैक टाइगर गैंग के 4 नेताओं के बराबर है। भाई कियाग, चलो पीछे हटे। भाई कियाग, अगर हम अब पीछे नहीं हटे तो हम भी मारे जाएंगे। इस बार बाकी के बलिष्ठ लोग डरने लगे और एक के बाद एक पीछे हटने का धोल पीटने लगे। पीछे हटो मेरी गांड, हम यहाँ बहुत सारे लोग हैं। अगर हम इस छोटे से कमीने से डर गए तो मैं अंडरवर्ल्ड में कैसे जीवित रह पाऊंगा, उससे मिलो। गंजा आदमी कियांग गुस्से से चिल्लाया। हालांकि अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसने अपनी जीभ काट ली। तीसरा कदम, चौथी चाल। आरव युद्ध के देवता की तरह था। कुछ ही वाक्यों में 8 ताकतवर आदमी जमीन पर गिर पड़े। वे अपनी बाहें, पेट और जांघें पकड़े हुए थे। उन्हें इतना दर्द हो रहा था कि वे उठ नहीं पा रहे थे। बिना किसी अपवाद के उन सभी को आंतरिक चोटें आई थीं, जिससे उनकी मांसपेशियों और हड्डियों को नुकसान पहुंचा था। पलक झपकते ही केवल गंजा आदमी कियांग, बिग बियर और ब्रेम्बल ही खड़े रह गए। भाई कियांग, क्या क्या हम अभी भी लड़ने जा रहे हैं? बिग बियर और ब्रेम्बल ने घबराकर पूछा। अपनी गांड से लड़ो, दौड़ना। गंजे आदमी कियांग का चेहरा हरा हो गया। केवल एक मूर्ख ही आरव के खिलाफ लड़ना जारी रखेगा। बाल्डी कियांग ने बोलना समाप्त किया और भाग गया। उसने जो दुष्ट शब्द कहे थे वे एक पात की तरह थे जो सर्वोच्च स्वर्ग से परे भूल गए थे। बिग बियर और ब्रेम्बल दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दें। उसी समय आरव पहले से ही उनके सामने था। छठी चाल, भिक्षु दीपक उठाता है। धीमी आवाज में गुर्राहट के साथ आरव ने पोछा लगाने वाली छड़ी को हिलाया और उसे ऊपर की ओर घुमाया। पोम! तारांकन ने एक दबी हुई आवाज के साथ छड़ सीधे बिग बियर की टांगों के बीच लगी, जिससे मुर्गी तुरंत उड़ गई और अंडे टूट गए। आह! बिग बियर ने अपनी जांघों को ढक लिया और मुर्गे की तरह चीखने लगा। उसके पैर नम पड़ गए और वो घुटनों के बल गिर गया। ब्रेम्बल ने आरव को घूरा और अनजाने में अपने पैरों को आपस में जकड़ लिया। ये देखना दर्दनाक था। तुम भाग क्यों नहीं गए? आरव ने उत्सुकता से पूछा। मेरी जान बख्श दो हीरो, मेरी जान बख्श दो हीरो। ब्रेम्बल का दिल धड़क उठा। वो घुटनों के बल बैठ गया और दया की भीख मांगने लगा। कम से कम तुम्हें पता तो है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। मैं तुम्हारे कुत्ते की जान बख्श दूंगा। आरव ने अपनी आंखें घुमाई। उसने उसे मारने की जहमत भी नहीं उठाई। वो गंजे आदमी कियांग की ओर बढ़ा। भाई, मेरी जान बख्श दो, मेरी जान बख्श दो। गंजा कियांग पूरी ताकत से भागा। हालांकि उसे अपनी पीठ पर ठंड का एहसास हुआ। वो आरव से तेज कैसे हो सकता था? मैं आपकी दया स्वीकार नहीं करूंगा। आरव ने एक हाथ से डंडा पकड़ लिया, अपनी बाह को पीछे मोड़ा और फिर पूरी ताकत से उसे आगे की ओर धकेला। लुओहान स्टाफ का अंतिम कौशल, ड्रैगन की मान पर हमला। पोम! तारांकन एक और दबी हुई आवाज सुनाई दी। झाड़ू गंजे आदमी कियांग के गुदाद्वार पर जा गिरी थी। आउच! गंजा आदमी कियांग चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। लंबा और मोटा पोछा उसके शरीर में धंस गया था। वो उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा था। वो उसके नितंब पर अटका हुआ था।